रिसर्च इन योगा, डे 2 ऑफ योगा रिसर्च। कल हमने कुछ रिसर्च गैप्स और योगा के कुछ एरियाज के ऊपर चर्चा की थी। तो उसको थोड़ा सा रिकैपिटुलेट कर लेते हैं। स्लाइड्स के माध्यम से ही चलेंगे आज भी। पीपीटी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। जस्ट लेट मी नो इफ इट इज विजिबल एंड एम आई ऑडिबल इनफ। Yes, sir. Visible and audible. थैंक यू। तो कल हमने रिसर्च एरियाज पे बात की थी। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, क्या कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कि काफी स्कोप है। उसमें हमने थोड़ा हल्का फुल्का टारगेट ग्रुप पे बात की थी। कुछ ऐसे योग के विषय जिनमें अभी भी काम होना बाकी है। उन्हीं सभी विषयों में अगर हम थेरापेटिक योगा की बात करें तो इंजरीज आता है। यदि आप खिलाड़ियों पर काम कर रहे हैं तो कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज जैसे स्प्रेन है, स्ट्रेन है, नी पेन, एंकल पेन, हिप पेन। तो योग आसनों के माध्यम से किस प्रकार से हम स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, रिकवरी को प्रमोट कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक मान लीजिए स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको वापस अपने 100% जो वो परफॉर्मेंस दे रहा था उस पर लौटना ही होता है। उसके बिना उससे कम पे नहीं कंप्रोमाइज कर सकता वो, वरना उसको बर्नआउट हो जाएगा। अगर आप एल्डरली पॉपुलेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनकी 80% 90% रिकवरी भी हो जाती है तो उनका काम चल जाता है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं उनकी फंक्शनल स्ट्रेंथ, फंक्शनल एंड्योरेंस अगर हम रिस्टोर कर दें 80 to 90%, तो उनका दिन भर का दिनचर्या का कार्य हो सकता है। नहाना धोना, फ्रेश होना, सीढ़ियाँ चढ़ना, हल्का फुल्का वॉक कर लेना, चीजों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देना, उनका बैलेंस ठीक रहना, ये सब चीजें वो कर पाएंगे तो स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन जो एक एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको कि चोट लगती ही लगती है, उनको हम कहते हैं कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। टेनिस वाले टेनिस एल्बो से सफर करते हैं। फिर कुछ लोगों को शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे बॉक्सर्स हैं या जूडो के प्लेयर्स हैं, ताइक्वांडो के प्लेयर्स हैं। एक विषय जो बहुत अनटच्ड है वो है योगा टूरिज्म। हमारे देश में काफी बड़ी संख्या में विदेशों से लोग आते हैं योग सीखने के लिए। वो अक्सर मैसूर, बैंगलोर या ऋषिकेश जैसी जगहों पर सीखने के लिए योग आते हैं। भारत सरकार ने एक योग वीजा के नाम से भी शुरू किया था, योगा वीजा, टू वेलकम पीपल फ्रॉम अब्रॉड। उसमें भारत का इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए ये जो हमारे पिछड़े राज्य हैं और पिछड़े राज्यों में या राज्यों में जो हमारे गांव हैं वहां से जो बच्चे
योग सीखने आते हैं ऋषिकेश में, हल्द्वानी में, यदि मैं पहाड़ों की बात करूँ तो। उनकी कनेक्टिविटी अंग्रेजों के साथ जब होती है तो एक सबसे बड़ा इशू लैंग्वेज बैरियर आता है। तो ये जो लैंग्वेज बैरियर है, ये जो क्रॉस कल्चरल कनेक्शन है, ये एस्टेब्लिश होता है, लैंग्वेज बैरियर टूटता है, वो बच्चों को उनके कल्चर के बारे में पता लगता है, उन्हें हमारे कल्चर ट्रेडिशन के बारे में पता लगता है। तो योगा टूरिज्म के ऊपर भी बहुत कम काम हुआ। तो अब मैं बहुत स्पेसिफिक गैप्स के ऊपर आ रहा हूँ, और विद एग्जांपल इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यदि अभी तक आपका रिकैपिटुलेशन में कोई सवाल है, या कल का कोई सवाल अधूरा रह गया, तो आप पूछ सकते हैं। कोई चीज ना समझ में आई हो, कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। अगर कोई नहीं प्रश्न है तो गैप्स पे के बाद ले लेते हैं। तो जो गैप्स हैं, जहां पर काम नहीं हुआ है या काम अधूरा हुआ है, या जहां पर जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ मैच नहीं कर रहा, इन दोनों फ्रेमवर्क्स को भी समझने का प्रयास करेंगे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होते हैं, स्पेसिफिक टू योगा रिलेटेड फील्ड। योग में उदाहरण लेंगे। तो शुरू करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ऐसे गैप्स हैं जिनको कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं अपने शोधों के द्वारा। ध्यान रखिए, शोध कोई जरूरी नहीं है कि आप पीएचडी में ही करेंगे। आप एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट, बिना फंडिंग वाला रिसर्च प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। एक चीज याद रखिए, आप हमेशा उस विषय में अच्छा कर पाते हैं जहां पर कि आपकी रुचि है। अब ये रुचि हमारे संस्कारों की वजह से भी हो सकती है, ये रुचि क्योंकि जीवन यापन करना है उस वजह से भी हो सकती है, ये रुचि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा मोटिवेट किए जाने पर भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली उसको परसू आपने ही करना है। जैसे एक कहावत भी है कि सक्सेस इज 98% परस्पिरेशन एंड 2% इंस्पिरेशन। पसीना जितना बहाएंगे उतना बेटर होगा। तो सबसे पहला जो गैप है रिसर्च के अंदर, स्टडीज में, वो है एविडेंस गैप। एविडेंस गैप का मतलब होता है कि लिमिटेड डाटा अवेलेबल है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ योगा में, खासकर जो क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट से रिलेटेड शोध हुए हैं आज तक। डायबिटीज कितनी तरह की होती है? आप पार्टिसिपेट कर सकते टू टाइप हैं। टू टाइप, टाइप डायबिटीज वन टाइप टाइप टू। वन है, टाइप टू है। टाइप टू। ठीक है ना, एक एक्वायर्ड होती है, दूसरी इननेट कहते हैं उसको। हम कह देते हैं कि बच्चों से जो है वो चीज बच्चे ने कैरी की, उनके फैमिली में ही डायबिटीज है, तो संभावना रहती है कि आगे डायबिटीज फैमिली मेंबर्स को हो सकती है। टाइप टू डायबिटीज में क्लेम किया जाता है कि वो इंसुलिन डिपेंडेंट भी होती है, और बिना इंसुलिन के भी उसमें कई बार काम चल जाता है, लोगों की इंसुलिन भी छूट जाती है। तो बेसिकली तो बेटा सेल्स का काम है ना सारा, जो कि हमारे लिवर में प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियाज में। और अगर बीटा सेल्स एनफ इंसुलिन को रिलीज करता है, तो ये इंसुलिन हमारे ब्लड में बढ़े हुए शुगर लेवल को न्यूट्रलाइज कर देती है, और उसे एनर्जी में कन्वर्ट करके ब्लड सर्कुलेशन में डाल देती है, और वो एटीपी की फॉर्म में हमें वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है, और वहां पर वो एब्जॉर्ब हो जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है, या डाइजेस्ट कह देते हैं उसको हम, यूज हो जाती है।
और वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती ही नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा पैरों को बचाने का होता है और आंखों को बचाने का होता है। इन लोगों को अक्सर ग्लूकोमा, या अगर पैरों में कोई चोट लग जाए तो वो हील नहीं हो पाती, ब्लीडिंग बंद नहीं होती, हीलिंग बहुत प्रॉब्लम करती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो एक्वायर्ड है टाइप 2 डायबिटीज है, जो कि स्ट्रेस की वजह से होती है, एंजाइटी की वजह से होती है, नेगेटिविटी की वजह से होती है। वो हमारे समाज में बहुत अधिक है। भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जा रहा है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कैटेगरी में आती है। लोगों ने इस पे बहुत काम किया। अब इस रिसर्च में जो हाइपरटेंशन से रिलेटेड है या डायबिटीज से रिलेटेड हमारे पेशेंट्स हैं, या जो प्री डायबिटिक हैं, या ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में डायबिटीज है लेकिन वो करना चाहते हैं योग ताकि उनको भविष्य में डायबिटीज होने के चांस कम हो जाए, इन तीनों कैटेगरीज में से आपको क्या लगता है कि हमें कौन सी कैटेगरी के साथ काम करना चाहिए एज योगा टीचर्स, एज योगा थेरेपिस्ट? एक्वायर्ड। एनीबडी एल्स? जो सर, चाहते हैं कि उनको डायबिटीज ना हो, उनके फैमिली में ये सारी चीजें चल रही हो पहले से। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जिन परिवारों में डायबिटीज है, मदर को है, उस उनकी फैमिली में है, मामा जी की साइड आपके या चाचा जी की साइड में है, उन लोगों को काफी ध्यान रखना पड़ता है। तो थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, की आज की डेट में हम बहुत सारी फैमिली हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। हम सभी लोग हरिद्वार जाते हैं, वहाँ अपनी फैमिली ट्री को बनाते हैं, अपने अपने पंडित जी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, बताते हैं कि हमारी फैमिली में ये मेंबर्स ऐड हो गए, ये ऐड कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है, वो हमारे संस्कार हैं। लेकिन हमें अपनी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री का भी एक ट्री बनाना चाहिए। विदेशों में जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं तो वो जाकर के सबसे पहले अपने लोकल एरिया में जीन बैंक में जाकर अपना अपना डीएनए निकलवाते, चेक कराते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग शादी से पहले? ताकि सेम जीन्स ना हो जाए, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम से बचने के लिए। एनीबडी एल्स? जीन बैंक्स बने हुए हैं आरएच फैक्टर चेक यूएस। करने के लिए, वो आगे बच्चे में ना आए। आरएच फैक्टर चेक करने के लिए सर। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि उन दोनों को ये नहीं पता होता कि कहीं वो भाई बहन तो नहीं है। क्योंकि यूरोप में और अमेरिका कनाडा के अंदर लोगों को ये नहीं पता होता कि उनकी मदर जो है उसकी कितनी शादियां हुई, उनके फादर की कितनी शादियां हुई। अब आप समझ गए वो क्यों जाते हैं जीन बैंक। पता लगा दोनों के पिताजी एक ही हैं लेकिन मदर अलग अलग है, तो वो भाई बहन हो गए। इसीलिए ये मैंडेटरी है विदेशों में कि आपको आपके जीन बैंक में जा करके अपना रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी, ये जरूरी है। गौर कुछ जगह में जरूरी है, कुछ जगह जरूरी नहीं है, लेकिन लोग इसको ठीक समझते हैं वहां पर। तो एक परंपरा, एक कल्चर जब टूटता है तो दूसरी परंपरा उसका स्थान ले लेती है, वो अपने आप ही ले लेती है। अब वहां परंपरा हो गई है, ये कल्चर हो गया। जैसे स्टेम सेल का नाम सुना होगा आप। स्टेम सेल को हम फ्रीज कराते हैं जब बच्चा बेबी पैदा होता है। तो
वो जो पाइप होती है उसको काट करके उसको स्टोर करा दिया जाता है, ताकि भविष्य में यदि किसी भी प्रकार का असाध्य रोग होता है, चाहे वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जिसे हम ब्लड कैंसर कह देते हैं, डब्ल्यूबीसी का, या डायबिटीज हो, तो उस स्टेम सेल्स के माध्यम से हम उसे क्योर कर सकते हैं। महंगा है, बहुत महंगा होता है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी अभी नई है। तो ये जो रिसर्च इस विषय में हुई है, परिवार में हाइपरटेंशन का होना, परिवार में आर्थराइटिस का होना, कई परिवारों में आपने देखा होगा सुसाइडल टेंडेंसी भी होती है, डिप्रेशन की बीमारी भी कई कुछ परिवारों में होती है अक्सर। डॉक्टर तो आजकल कहते हैं कि शादी से पहले जन्म कुंडली जरूर मिलाइए, कुंडली का मिलान करिए, गुणसूत्र मिलाइए, लेकिन साथ ही साथ एक ट्राइग्लिसराइड का छोटा सा टेस्ट होता है, वो भी जरूर करा लीजिए। यदि ट्राइग्लिसराइड लेवल किसी का बढ़ा हुआ है तो आने वाले 15 वर्षों में ऐसी पूरी पूरी संभावना है कि उस व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। लेकिन हम लोग थोड़ा बुरा मानते हैं जब हम कह देते हैं ना कि अच्छा, लेकिन दहेज के मामले में अगर पैकेज की बात करनी हो वहां बुरा नहीं लगता हमें। तो ये जो रिसर्च है, ये इसमें कहाँ से आ गई इन सारी चीजों में? मैंने स्टेम सेल की बात की, हाइपरटेंशन, डायबिटीज की बात की, इसमें रिसर्च का क्या कंपोनेंट आ गया? रिसर्च की बात इसलिए आ गई क्योंकि ये सारी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं। ब्लड शुगर लेवल भी आपका जो फास्टिंग और पीपी है, केवल उससे नहीं पता लगता है। HB1AC का एक टेस्ट होता है जिसमें वैल्यू होती है एक 7 से नीचे, 7 से ऊपर कितना फ्लक्चुएशन उसके अंदर हो रहा है। हमें बेसिकली पूरा 1 से लेके 3 महीने तक का रिकॉर्ड उसमें पता लग जाता है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। वो जो वैल्यू है वो लगातार कांस्टेंट आपकी रहनी चाहिए। अगर वो बहुत अधिक ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। 7 से नीचे रहे तो बेटर है। इस तरह के कुछ मेडिकल पैरामीटर्स हैं कि जिन्होंने जिन्होंने हमारे नॉलेज में, हमारे स्वस्थ रहने में बहुत मदद की है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये केवल टूल्स हैं, ये केवल टेस्ट हैं। जब ये टेस्ट और टूल नहीं भी थे तब भी हमारे समाज के अंदर बीमारियां तो होती थी, लेकिन हम लोग फिजिकली बहुत फिट थे। इसलिए हमें कभी टेस्ट कराने की या टेस्ट कराने के बाद पैनिक करने की जरूरत पड़ती नहीं थी। आप लकी हैं कि आप योग से जुड़े हुए हैं। अब एक जनरल कंसेप्ट ये है कि माइंड जो है वो बॉडी को कंट्रोल करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 300 भी रहता है तो घबराने की बात नहीं है, जब तक कि आपको तनाव ना हो, एंग्जाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुना होगा आपने कि कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ा हुआ है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ा हुआ है, साथ साथ LDL भी बढ़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर लेते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल भी मिथ है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल तो बहुत जरूरी होता है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। हमारे ब्रेन के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्रेन फंक्शंस को कंट्रोल करता है, खासकर हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस कैंपस जो है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक जोन होता है, एक रीजन होता है, मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा भविष्य में। वो हमारी इमोशंस, लॉजिकल थिंकिंग, बहुत सारी चीजों को वो कंट्रोल करता है, हमारी इंटेलिजेंस को, मेमोरी को। हिप्पोकैम्पस की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो हमें हमारे ब्रेन के रीजन्स के बारे में बताती है, वो हमारे माइंड टू ब्रेन कैसे फंक्शन करती है बॉडी, उसके बारे में बताती है, हॉर्मोन्स के बारे में बताती है। लेकिन जो योग है वो इन्हें मैनेज करने में, इन्हें आपस में कनेक्ट करने का कार्य करता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये जितनी भी आयुष की पद्धतियां हैं, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ मिलकर काम करें तो बेहतर है। कहीं पर इनका प्रभाव किसी स्थान में अधिक है, कहीं पर किसी स्थान में कम है।
लेकिन समस्या ये है कि जब भी मैं कोई अस्पताल के नर्सों की स्टडी देखता हूँ, रिसर्च देखता हूँ, या मेडिकल डॉक्टरों द्वारा की गई कोई योग पर शोध देखता हूँ, तो वो लोग बहुत ही गलत योगा प्रोटोकॉल कराते हैं, बिल्कुल गलत श्लोकों का वर्णन किया होता है उन्होंने। उनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि एक्चुअली योग है क्या। हाँ, उनके द्वारा प्रयोग किए गए जो टूल हैं, उनके द्वारा प्रयोग की गई मशीनें, टेक्नोलॉजी है उसको, और डिजाइन है उसको, वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वही हुई है। इसीलिए शायद मेडिकल साइंस के अंदर भी सॉफ्ट स्किल्स, और सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ उनको एक इंटर्नशिप कराई जाती है पतंजलि में, हरिद्वार में। बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग वहां 15-15 20-20 दिन का कैंप करके आते हैं, ताकि वो अपनी पद्धति को, अपनी मेडिसिन को होलिस्टिक बना सके, ताकि वो उसमें रिसर्च कर सकें। अब ये तो हुई मेडिकल साइंस के लोगों की बात, के जो वहां जाते हैं, लेकिन ये जो आईटी के लोग हैं, एआई वाले लोग हैं, ये क्या करने जाते हैं पतंजलि? कोई बता सकता है? न्यू टूल मतलब ट्राई करने के लिए, और उसका बेनिफिट और उसका साइड इफेक्ट्स अगर कुछ होता है तो वो चेक करने के लिए मोस्टली जाते हाँ, होंगे सब। काफी काफी क्लोज हैं आप। सर्च एनीबडी डेटा एल्स हु वुड? कलेक्ट करने के लिए, जो भी रिसर्चेस वो करते हैं उसका डेटा डेटा कलेक्शन के। स्टोर करने के लिए भी उनका टूल होता है, वो भी डेवलप करना पड़ता है उनको। हाँ, सर, यस, उनको पोस्चर से संबंधित कई सारी समस्या आ जाती है तो उससे संबंधित डेटा के लिए सर। यस। क्योंकि उनको वेबसाइट्स डिजाइन करनी होती हैं, उनको प्रोग्राम्स बनाने होते हैं, उनको कोडिंग करनी पड़ती है, वो सीक्वल यूज करते हैं, पाइथन की लैंग्वेज यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। इसीलिए जब तक वो योग मय जीवन का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक वो उसको मॉडल नहीं कर पाएंगे, एक जीवन जीने की शैली को नहीं समझेंगे, तब तक वो उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको डाल नहीं पाएंगे अपने मॉड्यूल के अंदर। तब तक वो लोगों का के लिए एक इंटरफेस नहीं तैयार कर पाएंगे, जो कि इंटरेक्टिव इंटरफेस होना चाहिए, जो लोगों की भावनाओं को समझे। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप नोट कर सकते हैं। एक ऐप डेवलप करवाई थी हमने जिस समय भारत सरकार का ये कार्यक्रम चला था, 75 लाख सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम चला था। तो उसमें एक ऐप डेवलप की हमने, आयु रिदम, AYU, RHYTM, आयु रिदम के नाम से आप डालेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे गूगल स्टोर से, प्ले स्टोर से। तो वो भारत सरकार ने आयु रिदम नाम की जो ऐप है, वो एक प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डेवलप कराई, और उनको बोला कि आप CCRYN के साथ कोलैबोरेट करिए। CCRYN मतलब सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी। तो उन लोगों ने हमसे भी कंसल्ट किया और हमें बोला, सर कि आप लोग सूर्य नमस्कार करवाते हैं, तो साथ ही उसमें जो वात पित्त कफ है, यानी व्यक्ति की किस प्रकार की प्रकृति है, उसे नापने के लिए हमारी इस ऐप का यूज करिए। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, हम करते हैं उसको यूज। तो उन्होंने उसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाले, आप अपने कैमरा के ऊपर अगर उंगली रखेंगे 1 मिनट के लिए, तो वो इमिडिएटली आपके बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, और आपकी प्रकृति के बारे में एक बड़ा सुंदर सा चार्ट बना के दे देगा। उसके बाद वो आपसे 23 प्रश्न पूछेगा, आपकी प्रकृति से संबंधित, जिसमें फिजिकल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट। उन 23 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद और उस फिंगर को कैमरे पे रखने के बाद,
फिर वो आपकी प्रकृति के बारे में बताएगा कि आपका वात बढ़ा हुआ है, या पित्त बढ़ा हुआ है, या तीसरा क्या होता है, कफ बढ़ा हुआ। वात, पित्त और कफ के बारे में जानकारी देगा। आप इसे यूज कर सकते हैं, ये आज भी है, अवेलेबल है। तो हमने एक ट्रायल ये किया कि सूर्य नमस्कार शुरू होने से पहले हमने कहा कि सब लोग अपना आयु रिदम के ऊपर चेक करिए कि आपकी प्रकृति किस प्रकार की है, और रोज चेक करिए। और फिर सूर्य नमस्कार करने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे जब, तब आप चेक करिए कि आपकी वात पित्त कफ में बैलेंस आया कि नहीं आया। तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं टूल्स एंड गैजेट्स की बात कर रहा था आपसे। हमारी जो रिसर्च है, जहां पर एविडेंस गैप है, वहां पर हम बीमारी पर काम करते हैं तो ब्रेन पे काम करते हैं। हम ये कहते हैं क्योंकि माइंड कंट्रोल्स द बॉडी। लेकिन ब्रेन को पढ़ना और माइंड को पढ़ना, दोनों में फर्क है। माइंड को पढ़ा जा सकता है, यस नो? यस। ब्रेन को पढ़ा जा सकता है? नो सर। इस प्रश्न का सर उत्तर आप ब्रेन को स्वयं दें। पढ़ा जा सकता है, ब्रेन को, और माइंड को नहीं पढ़ा जा सकता। ब्रेन के लिए अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हैं हम, वाइब्रेशंस। काफी हद तक हम ब्रेन को पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अक्सर कहा जाता है ना कि हम केवल 3% ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन हम 5% करना सीख जाएंगे, उस दिन हम जीनियस हो जाएंगे। तो बेसिकली ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस को जब हम ईईजी के माध्यम से टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, ड्यूरामेटर पायामेटर को स्टडी करते हैं, चारों लोब्स को स्टडी करते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं, जायरिफिकेशन को चेक करते हैं, ये बहुत सारी चीजें जब हम चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा ब्रेन सबसे सुपीरियर ब्रेन है। हमारे से जो कम सुपीरियर ब्रेन है, थोड़ा ही फर्क है, वो है चिंपांजी का। गोरिल्ला और भी पास है। मंकी तो बहुत नीचे आता है। अब समझते हैं ना फर्क तीनों में, चिंपांजी, गोरिल्ला, मंकी। फिर आता है एलिफेंट। अब आप देखिए कि ब्रेन का साइज जो एक चूहे में होता है, शरीर के अनुपात में ब्रेन का साइज चूहे में सबसे ज्यादा बड़ा। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि ब्रेन का साइज बड़ा होने से बात नहीं बनती, और भी बहुत सारे कारक होने चाहिए जिससे कि ह्यूमंस को इस पूरी हायरार्की के अंदर ईश्वर ने सुपीरियर बनाया। आप समझे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? तो हमारे ब्रेन का जो जारिफिकेशन है, साइज है, और हमारे ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर और जो व्हाइट मैटर है, ये सबसे अधिक है, सबसे अधिक उन्नत है। इसीलिए हमारी सोचने समझने, साधना करने की क्षमता सबसे ज्यादा सुपीरियर। तो जैसा कि अभी बताया है कि ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं कि जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति इस समय किस प्रकार की भावनाओं से ग्रसित है, और उस उन भावनाओं में बदलाव ला करके उस व्यक्ति को बताया जा सकता है कि इस समय जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, अरहम का उच्चारण कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन की एक्टिविटी किस प्रकार से बदल रही है। ये जितने भी पेट स्कैन हैं, जितने भी फंक्शनल एमआरआई के टूल्स हैं, ये बहुत हद तक एक्यूरेटली हमें बता देते हैं। और इनको जब हम क्वेश्चनेयर के साथ टेस्ट करते हैं, सेल्फ रिपोर्टेड असेसमेंट वगैरह, तो ऐसा पाया गया है कि हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चनेयर की वैलिडिटी को भी, और उनके बीच में रिलेशनशिप को भी, किसके बीच में, क्वेश्चनेयर और जो ब्रेन स्कैन हमने यूज किया ईजी के माध्यम से,
उनके बीच में रिलेशनशिप दे के हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति के ब्रेन में तनाव अधिक हो रहा है, उसकी रिलैक्सेशन लेवल डाउन आ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, रिलैक्सेशन डाउन आ रहा है, रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो यदि मशीन भी यही बता रही है और आपके द्वारा दिया गया क्वेश्चनेयर जिसमें कि वो व्यक्ति रिस्पॉन्ड कर रहा है वो भी वही बता रहा है, तो दोनों की रिलायबिलिटी, दोनों की वैलिडिटी एस्टेब्लिश हो गई ना। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई तो गलत है। या तो क्वेश्चनेयर का रिस्पॉन्स गलत है, जो व्यक्ति उस समय बता रहा है अपने बारे में कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ, आसन करने से ऐसा लग रहा है, या फिर वो टूल गलत है, वो मशीन गलत है। तो मैं जो जिस गैप की बात कर रहा हूं यहाँ, एम्पेरिकल डाटा, एविडेंस गैप जो है वो लॉन्ग टर्म रिसर्च नहीं है। यहाँ कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति की ब्रेन मैपिंग, ब्रेन स्कैनिंग अगर आप करते हो, आपने देखा होगा अक्सर कोर्ट में लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, जिसकी मान्यता नहीं है। कोर्ट लाई डिटेक्शन की मान्यता है नहीं। लाई डिटेक्शन टेस्ट जो है बेसिकली जीएसआर टेस्ट है, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स टेस्ट है। उसके अंदर सेंसर्स लगा दिए जाते हैं और व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। वो उन प्रश्नों के उत्तर देता है तो उसकी जो बॉडी के अंदर जब वो झूठ बोल रहा होता है तो किसी प्रकार की प्रक्रिया होती है जो बहुत बारीक होती है, बहुत सटल होती है। ये जो टूल होते हैं ये उस क्रिया को पकड़ लेते हैं और ये बता देते हैं कि इसने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है या गलत दिया है। हालांकि कोर्ट में वैलिड नहीं है, लेकिन काफी हद तक इनकी वैलिडिटी है। तो ये मैं बता रहा था, पावर ऑफ दीज टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले जो लोग यूज करते हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि इस योग के द्वारा जो हमने करवाया, चाहे वो कोई भी योग की पद्धति हो, उसके द्वारा व्यक्ति ने अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना सीख लिया। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो थॉट्स की है ना। लोग सोते हुए भी ओवर थिंकिंग करते हैं, जागते हुए भी ओवर थिंकिंग करते हैं। तो जब ये ब्रेन स्कैन्स हमारे, या फंक्शनल एमआरआईज, या जिन्हें हम ब्रेन वेव्स कहते हैं, हमारे द्वारा दिए गए रिएक्शंस से मैच कर जाती है तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या इन्हें मेजर करना आसान है? हार्ट हमारा हर समय बीट कर रहा है, हमारी सांसें हर समय चल रही हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शंस है, नॉन वॉलेंट्री फंक्शंस है, पेट में डाइजेशन चल ही रहा है ना। हम हमेशा तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते? कोई व्यक्ति अपना गला घोट के आत्महत्या कर सकता है अपने आप? हाँ या ना? यस। नहीं सर। नहीं सर। नहीं कर सकता। क्या वो अपने थॉट्स को नेगेटिविटी में जा करके डिप्रेशन में जा सकता है? जी। जा सकता है। जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि माइंड कंट्रोल्स द बॉडी, नॉट द बॉडी कंट्रोल्स द माइंड, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके ऊपर भी डिबेट है लोगों में, वो बाद में चर्चा करेंगे। तो ये जो एविडेंस गैप है इसको एड्रेस करना बहुत ही अधिक जरूरी है। ध्यान रखिएगा, आपका शोध तभी नोवेल या न्यू या इनोवेटिव समझा जाएगा यदि आपका, नंबर वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं बता रहा हूँ, नंबर वन, आपके जो टूल्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मैं महंगे की बात नहीं कर, जो आपने टूल्स, जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं, जिनको आप मशीनों को यूज कर रहे हो जिस लैब के अंदर, 1926 में पहली लैब बन गई थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1926 में स्वामी शिवानंद जी हुआ करते थे, उन्होंने 1926 में अपने यहाँ पहला एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया था, एक ऐसा टेबल बना दिया था जो बीमार लोग
शीर्षासन नहीं कर सकते थे, उनके लिए उन्होंने एक ऐसा टेबल बना दिया था कि जिससे उनकी बॉडी को वो उल्टा कर देते थे उस पे लेटा करके। ये भी तो टूल ही है ना एक तरह का, क्योंकि वो शीर्षासन नहीं कर पा रहे। इसी तरह से अयंगर, BKS अयंगर का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने तो बहुत सारे प्रॉप्स यूज किए हैं। कौन कौन से प्रॉप्स यूज किए हैं, तो बता सकता है? स्ट्रिप है, ब्लास्टर है, पिलोज, यस। फिर बेंचेस बनाए जिन्होंने, इसको हलासन बेंच भी प्रिफर, और रोप को यूज नेचुरोपैथी में भी किया। तो हम टूल्स यूज करते हैं। नेचुरोपैथी में भी तो हम कुछ ना कुछ सामान का इस्तेमाल करते ही है ना। तो टूल्स और टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट्स और साइंटिफिक एडवांसमेंट बेसिकली हमारे योग में होने वाले शोध को सप्लीमेंट करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है, लेकिन रिप्लेस नहीं करती, ध्यान रख। ये टूल्स हमें मदद कर सकते हैं, ये टूल्स हमें हमारे बारे में जानकारी दे सकते हैं, ये टूल्स हमें एम्पलीफाइड फॉर्म के अंदर हमारी हार्ट रेट, हमारी फंक्शनिंग, हमारी वेरिएबिलिटी, हमारे रेस्पिरेशन रेट, हमारे जो बॉडी के अंदर कितना स्वेटिंग हो रही है, हमारी ब्रेन वेव्स कौन सी एक्टिव हैं, अल्फा थीटा बीटा गामा, इनके बारे में बता सकते हैं। कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल कौन करेगा? माइंड। कंट्रोल तो हम, यस, कंट्रोल तो हमें ही करना है ना। हमें इतनी क्षमता का विकास करना है कि हम इसे कंट्रोल कर सकें। दूसरा जो नॉलेज गैप है, एक फ्रेमवर्क होता है, जैसे मैंने बताया ना, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल, दो तरह का फ्रेमवर्क होता है कि कौन सी स्पेसिफिक योगा प्रैक्टिसेस हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं, और ये मैकेनिज्म क्या है। बेसिकली मैकेनिज्म मोटा मोटा मैं बताऊं तो, जब हमें किसी कार्य से तनाव होता है, किसी चीज से तनाव होता है, मान लीजिए दफ्तर में बहुत प्रेशर है, एक के बाद एक, काम पे काम, काम पे काम, या किसी आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नैक की इंस्पेक्शन होने वाली है, सारा वर्कलोड आप पे आ जाता है, आपको टीचिंग भी करनी है, एग्जाम भी लेना है, कॉपियां भी चेक करनी है, इत्यादि इत्यादि। स्ट्रेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मान लीजिए दफ्तर का स्ट्रेस भी बढ़ गया क्योंकि ऑडिट क्लोज है, बच्चे का 12वीं का पेपर भी है घर के अंदर, खाना भी आप ही को बनाना है, और उस समय आपको मान लो थोड़ा सा फीवर हो गया, 101 टेम्परेचर हो गया या 100 हो गया, तो तनाव कितना अधिक बढ़ गया आपके जीवन। तो हम लोग क्या करते हैं अक्सर, स्ट्रेस को अंडरस्टैंड नहीं करते, उसकी एप्लीकेबल डेफिनेशन को डिफाइन नहीं करते उसको, कि हमारे यहाँ इस समय पर किस तरह के स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं। सीधे मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। तो ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेस है, इसे बनाना बहुत जरूरी है। और जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वहां बनता है जहां पर कुछ भी नहीं। थ्योरेटिकल वहां बनता है जहां पर कि ऑलरेडी स्ट्रेस के बारे में लोग जानते हैं, बात करते हैं, समझ चुके हैं, शोध कर चुके हैं। लेकिन स्ट्रेस को अपने परिप्रेक्ष्य में डिफाइन करके फिर उसके ऊपर कार्य करना, लोग क्या करते हैं, मैं स्ट्रेस पे काम करूंगा। वो ये नहीं सोचते कि स्ट्रेस कितनी बड़ी चीज है, कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। आप कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर यूज कर रहे हैं तो डायग्नोसिस के लिए, चेक करने के लिए। तो ये दोनों फ्रेमवर्क को बनाना बड़ा जरूरी है। जहां पर कोई भी काम नहीं हुआ है वहां पर बनता है कंसेप्चुअल। अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है अगर किसी फ्रेमवर्क की, तो वो हम आगे बढ़ कैसे सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी अवेलेबल रिसर्चेस हैं स्ट्रेस के ऊपर, तो वहां आप अपना एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाइए ना, क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी बनी हुई है वहां पर। अदरवाइज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे आइए, काम हुआ ही नहीं है किसी चीज पे, उसका कंसेप्ट लेकर आइए और उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करिए, फिर आगे बढ़िए रिसर्च में। तीसरा है प्रैक्टिकल नॉलेज गैप। योग करना कराना अलग होता है, लेकिन योग के अंदर और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कल मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से, कहाँ कहाँ, कब कब
एक व्यक्ति किस आसन से किस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर कंफर्ट फील कर रहा है। बहुत कम ऐसे अस्पताल और क्लिनिक हैं जहां पर कि एक स्ट्रक्चर्ड योगा प्रोग्राम चलता है। ईएसआई के अस्पतालों में मैंने देखा हुआ है, मैंने बहुत एम्स के हॉस्पिटल्स में भी देखा हुआ है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। वहां क्या है, पेशेंट को कह दिया जाता है कि हमारा योग केंद्र है भैया, जरा वहां चले जाना। वो चले जाते हैं। वहां योगा के लोग बैठे हुए हैं, वो काउंसलिंग करना शुरू कर देते हैं। वहां पर वो काउंसलिंग में ज्ञान देते हैं, आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। भाई ज्ञान नहीं देना है उनको। आपको पहले पता करना है उनकी मेडिकल रिपोर्ट देख करके कि उनको यहाँ रेफर क्यों किया गया है। आप उनको कुछ ऐसी चीजें, टिप्स बता दीजिए जीवन शैली से रिलेटेड, या कुछ ऐसे आसन करा दीजिए जिससे कि उनकी समस्या में उनको कम से कम हीलिंग या उनकी फास्ट हो जाए, उनकी क्योर हो जाए। ट्रीटमेंट हो चुका है, क्योर नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। कई बार तो ऑपरेशन के बाद व्यक्ति शॉक में चला जाता है कि अब मेरा ऑपरेशन हुआ है, बाप रे, मुझे हार्ट अटैक आया था। अब हुआ क्या है कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, उसकी ब्लॉकेज भी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके माइंड में एक पीटीएसडी डेवलप हो गया। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पीटीएसडी? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसको इस बात का टेंशन हो गई कि मैं हार्ट का मरीज हूं, मेरा ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने कहा ज्यादा तनाव नहीं लेना। अब ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई? पहले स्ट्रेस हुआ तो माइंड से बॉडी खराब हुई। अब ये स्ट्रेस उल्टा हो गया, बॉडी खराब है, बॉडी खराब है, बॉडी खराब है, बॉडी खराब है, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं मर मर सकता था, मेरे साथ ये हो सकता था। इन सब चीजों के बारे में सोच सोच के व्यक्ति क्या कर रहा है, बॉडी टू माइंड चला गया है। क्योंकि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बार बार हो। तो इसको हम कहते हैं साइकोसोमेटिक एज वेल एज सोमेटो साइकिक मैकेनिज्म। तो जब हम थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल और नॉलेज के बीच में गैप को ढूंढ लेते हैं कि इसकी समस्या साइकोसोमेटिक है या सोमेटोसाइकिक है, ये मेडिकेशन पे है या नहीं, अगर मेडिकेशन है भी तो कितने वर्षों से चल रही, ये सारी चीजें हमें अपने नॉलेज और प्रैक्टिकल के गैप में जितना नैरो होगा, जितना ये गैप नैरो होगा, उतना बेटर आपके लिए रिसर्च हो जाएगी। पॉपुलेशन गैप ये कि रूरल पॉपुलेशन पे कोई काम ही नहीं कर रहा है, एल्डरली पॉपुलेशन पे काम तो है लेकिन बहुत कम है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि रूरल पॉपुलेशन पे काम करिए और जाइए उत्तर प्रदेश के ऐसे गांव में जहां लाइट ही नहीं आती, आती है तो 8 8 घंटे के कट लगते हैं वहां, तो कितने डॉक्टर हैं हमारे जो जाकर, या कितने रिसर्चर ऐसे हैं जो अपने गांव में जाकर रिसर्च करना चाहेंगे? आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड? अपने गांव में बताइए कौन कौन सी समस्या है। मेरे गांव में तो सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है, क्योंकि 3 तरफ नदी। तो इसका तो योगा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन लोग तनाव में रहते हैं इस बात से कि हमारी फसल खड़ी है, बाढ़ आ सकती है, कभी भी सारी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वहां अक्सर पुल टूट जाते हैं। अब इसका फायदा भी है क्योंकि पानी बहुत है, इस वजह से जमीन उपजाऊ है, तो हमें किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या दवाइयां यूज नहीं करनी पड़ती। हमारे यहाँ पानी, वाटर टेबल बहुत ऊंचा है, तो प्राकृतिक सब्जियां, प्राकृतिक अनाज हमारे यहाँ बहुत है। तो क्या ये शोध का विषय हो सकता है किसी प्रकार से? योग में शोध का विषय ये हो सकता है क्या? आप बताइए अपने किसी भी विलेज में या कहीं भी ऐसी जगह पर जहां पर आप बिलोंग करते हैं, अब जैसे पहाड़ों में पलायन हो रहा है, माउंटेन्स में, उत्तराखंड में तो मैंने देखा है जबरदस्त पलायन। लोग ऊपर है ही नहीं, काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, वो सब नीचे आ रहे हैं, हल्द्वानी आ रहे हैं, नैनीताल आ रहे हैं। क्यों जा रहे हैं देहरादून की तरफ? क्या योग के माध्यम से उसे रोका जा सकता है? चलिए एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या ये रिसर्च हो सकती है? हाँ, अगर उसको रोजगार के रूप में ले ले तो। पलायन तो रोका नहीं जा पा रहा क्योंकि सभी लोग
अर्निंग हैंड होना चाहते हैं, और इतना ज्यादा मेहनत करना कोई नहीं चाहता, तो नीचे की तरफ ही आया जा रहा है सबका, जैसे आप कह ही रहे हैं, हल्द्वानी और नैनीताल या इधर रामनगर की तरफ आते हैं। लेकिन अगर इसको रोजगार के रूप में और होम स्टेज बना दिए जाए, जैसे कि ऋषिकेश वगैरह में बहुत सारे वेरी बने हुए हैं, गुड, यस इसी तरीके यस से हम लोग यस वहां यस। भी इस पलायन को रोक सकते हैं। हाँ, होम स्टे वाली जो बात है, देखिए रिट्रीट के लिए आप हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं, ऋषिकेश में कोई नहीं करता। या तो ऊपर की तरफ जाते हैं हम, जो वो एक बैंड आया था वहां पर, उसका नाम याद नहीं मुझे, परमार्थ आश्रम से आगे है, या एक ओशो शिवपुरी की आश्रम तरफ में ऊपर जाते हैं। शिवपुरी की तरफ जाते हैं सब लोग, है ना। पीटल्स पीटल्स सर। हाँ, बीटल्स का था वहां पे। बीटल्स के आश्रम में रुकते हैं, परमार्थ आश्रम में रुकते हैं, स्वामी नारायण मंदिर में रुकना पसंद करते हैं, बल्कि यहाँ से भी आगे जाना चाह रहे हैं लोग ऊपर। वहां पर लोगों ने काफी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट बना दिए हैं। तो वहां पर यदि हम योग का प्रचार करें और योगा के कैंप्स लगाएं, तो जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपने करना है, जो भी आपने क्लिनिक्स लगाने हैं वहां पे, वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ तो दिल्ली में 350 400 को हम कहते हैं नॉर्मल है। वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स कभी भी 100 से ऊपर जाता ही नहीं। तो ये भी एक शोध का विषय हो सकता है कि हम कैंप ले जाएं, कम से कम 10 कैंप ले जाएं, और 10 कैंप के अंदर लोगों के ऊपर रिसर्च करें, उनसे उनकी भावनाओं के बारे में पूछें। तो कमाई की कमाई हो जाएगी, स्पॉन्सरशिप की स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। और मैंने तो सुना है एक देहरादून में योगा सिटी भी डेवलप हो रही है। तो योग के नाम से जो है वो सिटी डेवलप हो रही है। जैसे गुड़गांव में ट्रम्प टावर बन रहा है, आपको मालूम है? डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे ने ट्रम्प टावर के नाम से 1 करोड़ की कुछ मल्टीपल मल्टी मल्टी सिटी डेवलप की है गुड़गांव के अंदर। तो जब ट्रम्प यहाँ आ सकता है बिजनेस करने के लिए, तो हम अपने योग को लेकर के, लोगों को लेकर के माउंटेन्स में क्यों नहीं नेचर के अंदर में जा करके इसको प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि योग भी तो नेचर ही है, प्रकृति है ना। मैं कमर्शियल एंगल की बात नहीं कर रहा। कमर्शियल एंगल की स्टडी करनी है तो आप दिल्ली में करिए। योग का कमर्शियल एंगल प्लस योग का स्पिरिचुअल और नेचुरल एंगल। अभी एक एक प्रोफेसर है, वो मुझे कहने लगे, सर एक काम करिए प्लीज, एक शोध करिए, क्या योग के द्वारा क्राइम रेट कम हो सकता है? आपका क्या विचार है? बताइए। जी सर, ये जो बिल्कुल। हो क्रिमिनल्स, सकता है। ऐसा हो सकता है। थोड़ा और सोचिए मॉरल कैसे हो वैल्यूज सकता है। डेवलप होंगे, एथिकल वैल्यूज उसमें बढ़ेंगे, क्योंकि योग के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि शरीर के अंदर खुद ही आने शुरू हो जाती है। जैसे कई बार हम झूठ बोलते हैं, लेकिन हम उसको कैच कर लेते हैं, या हमारा जो सोल है उसको बता देता है कि हमने झूठ बोला है, तो हमें गिल्ट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे हम इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं, तो वो हम सारी चीजें छोड़ना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। ये मैंने पाया है, बाकी और लोग भी देख रहे हैं। तो कर्मयोग का टीचिंग देख के भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आजकल लोगों को ज्यादा अपनी हक के बारे में नॉलेज होता है, ड्यूटीज के बारे में पता नहीं होता है। तो जब हक की बात आती है तो क्राइम की तरफ जाता है, जब मिलता नहीं है तो अगर उनको ड्यूटी भी समझाई जाए कि उनकी ड्यूटी क्या है, तो कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। एब्सोल्युटली। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बुजुर्ग भी कह गए ना, कि किसी चीज के पीछे बहुत मत भागो। अगर आप उसके पीछे बहुत ज्यादा भागोगे तो वो आपको नहीं मिलेगी, और अगर वो आपकी है तो फिर अपने आप मिल जाएगी आपको। डोंट वरी। कई बार लेट गो करना बहुत जरूरी होता है। तो योग को हम इस प्रकार की भावना से विकसित कर सकते हैं। हम सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट कर सकते हैं, और यदि हम सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड को टारगेट कर दें, और ऐसी श्लोकों को उठाएं जो श्रीमद् भगवत गीता में है, पुराण में है, वेदों में है, तो उनके माध्यम से हम अपनी स्टडी को बहुत हद तक सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अर्बन पे नहीं, रूरल पे काम करने की आवश्यकता है, एल्डरली इंडिविजुअल्स पे काम करने की आवश्यकता है। जबरदस्त पॉपुलेशन गैप है। मेथोडोलॉजिकल आपको मालूम ही है, सेल्फ रिपोर्टेड पे अधिक डिपेंडेंट है। मतलब आपने क्वेश्चनेयर भरवाया, उस व्यक्ति ने झूठा सच्चा जो भी था उसका उत्तर दे दिया, और आपने कोई स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। ये भी एक समस्या है। थ्योरेटिकल मैंने बता ही दिया, ज्योग्राफिकल हमने डिस्कस कर लिया। बहुत सी ऐसी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, अफ्रीका है, कि जहां पर ये काम हुआ ही नहीं है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है जी। पुलकित जी बताइए।
सर पहले आप कंप्लीट कर लीजिए सर, फिर मैं ऐड करता हूँ प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कि ये काम हुआ ही नहीं। बहुत से ऐसे रीजन्स हैं। एक रीजन है ब्लू जोन। किसी ने सुना है ब्लू जोन्स क्या है? सर जहाँ पे उम्र 100 साल से ज्यादा रहती है। यस। ऐसे बहुत से फिजी के आइलैंड हैं, न्यूजीलैंड के आसपास के कुछ आइलैंड्स हैं, इधर अफ्रीकन में भी बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन है जहां पर लोगों की उम्र 110 112 होती ही है। जैसे हमारा नेशनल एवरेज जो है वो हमारा 70 है। इसे हम कहते हैं ना एवरेज। वहां पर 100 है। एवरेज 100 है। ब्लू जोन्स ऐसे हैं क्योंकि वहां हर चीज प्रकृति से जुड़ी हुई है। किसी भी तरह की आर्टिफिशियल चीज वहां है ही नहीं। और लोगों को तनाव तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि वो बहुत लिमिटेड प्रकृति के बीच में रहते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें हम कहते हैं ब्लू जोन्स। ब्लू जोन्स पे काम कोई कर ही नहीं रहा। बात तो हम करते हैं कि उन प्रैक्टिसेस को यहाँ रिप्लिकेट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम उस तरह की जीवन शैली नहीं कर रहे। अगर हम कोशिश करते भी हैं तो पॉल्यूशन बहुत है दिल्ली की अगर बात करें। हम केवल योग पे काम करते हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि व्यक्ति का न्यूट्रिशन भी तो महत्वपूर्ण है। जितना मर्जी योग कर ले, अगर उसकी डाइट ठीक नहीं है, अगर वो मेडिकेशन पे है, अगर वो SSRIs ले रहा है, अगर वो जो है ना ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है, तो योग कराने का फायदा ही नहीं है कुछ भी। अनडिफाइंड फ्रेमवर्क, पर्सनलाइज्ड योगा थेरेपी टेलर टू इंडिविजुअल हेल्थ कंडीशंस बहुत जरूरी है। सबके लिए एक तरह का योगा नहीं है, लेकिन सबके लिए योगा है। देखिए, दोनों चीजों में फर्क है। योग सबके लिए है, लेकिन सबके लिए एक जैसा योग नहीं है। इस बात को आप बता सकते हैं मैंने क्या बोला? हाँ सर, हर एक की प्रकृति के ऊपर डिपेंड रहेगा ना, योग में क्या क्या प्रैक्टिस करवानी चाहिए और क्या नहीं करवानी चाहिए। यस। प्रचार के लिए ठीक है, लेकिन जिस समय हमें योग को व्यक्ति के DNA तक पहुंचाना है, उस समय पर उस व्यक्ति को योग की ताकत का अनुभव कराना बहुत आवश्यक है। और वो इंडिविजुअली होता है। हम और आप भी तो जो आज योग से जुड़े हैं, किसी न किसी पर्सनल कारण से जुड़े होंगे जरूर। कुछ ना कुछ तो जीवन में ऐसा घटित जरूर हुआ होगा जिससे जिसे कि योग के कारण आप उसको उसका श्रेय योग को दे सकते हैं आप। जी सर, बिल्कुल। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में मैंने आपसे कल बात की थी कि कौन कौन से स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर हम फिजिकल योगा करा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले पुलकित जी का प्रश्न ले लेते हैं। जी पुलकित जी बताइए। सर आपने एक प्रश्न पूछा था पहले कि क्राइम कम हो सकता है क्या योग से। तो उसमें सर मेरे को एक गैप लगता है कि योग के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस भी बहुत कम है, जो बाकी किसी डिसिप्लिन स्पेसिफिकली साइकोलॉजी से रिलेटेड होके बहुत कम हुई है। ऐसा एक एग्जांपल है कि साइकोलॉजी में एक थ्योरी है ब्रेन के पार्ट्स की। एक होता है रेप्टिलियन, लिम्बिक और नियोकॉर्टेक्स। जैसा आपने बताया कि हमारे अंदर ग्रे मैटर और पिया मैटर बहुत ज्यादा है, जो कि हमें अलग करता है। ऐसे हमारा जो नियोकॉर्टेक्स यानी हमारा माथे का हिस्सा है, वो हमें बाकी एनिमल से अलग करता है हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स में और हमारे ब्रेन के बाकी अदर फंक्शंस में। तो सर कैसे हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एक्टिवेट हुए हैं आफ्टर योग, इस पे भी सर शोध हो सकता है कि हमारा रेप्टिलियन ब्रेन जो कि क्रिमिनल बिहेवियर को प्रमोट करता है, उससे एक हम्म, मोर मैच्योर्ड सेंसिबल ब्रेन पे सोशल बिहेवियर, असर्टिवनेस, वो कैसे हम कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं आपको वही टूल्स दिखाने वाला हूँ। पुलकित जी की बात को ही मैं सप्लीमेंट कर रहा हूँ। ये देखिए सामने आपके एक मशीन है, इसको हम कहते हैं बायो फीडबैक। ये जो मशीन है
इसमें कुछ सेंसर्स होते हैं, जैसे ये आपने हाथ में देखा, इनको लगा दिया जाता है, इसको जीएसआर बायोफीडबैक भी कह सकते हैं। और ये हमारा जो है कंप्यूटर टूल है, टैब है, जो भी है, इवन मोबाइल पे भी ये काम करता है, कनेक्ट हो जाता है ई सेंस के नाम से। हम्म। तो यहाँ हमारा रेस्पिरेशन रेट से लेके और ब्रेन के पूरे जो फंक्शंस हैं, ब्रेन वेव पैटर्न है, थॉट प्रोसेस है, उसको हम डिजिटली एम्पलीफाइड फॉर्म में देख सकते हैं। जनरली मैं इन मशीनों पे जब लैब में काम करता था, तो जैसे व्यक्ति जितना रिलैक्स होता चला जाएगा, ठीक है ना, चाहे ओम का उच्चारण करने से हो रहा है, चाहे बिल्कुल मूक साधना से हो रहा है, चाहे किसी बीज मंत्र के कारण हो रहा है, तो ये जो हरी पट्टी की लाइटें हैं, ये जलनी शुरू हो जाती हैं। पहले यहां से शुरू होगी, एक जलेगी, दो, तीन, चार, पांच, जितना रिलैक्स होगा उतना अधिक ये हरी पट्टियां जलती चली जाएंगी। जब ये पूरी की पूरी हरी पट्टियां जल जाएंगी, ग्रीन वाली की बात कर रहा हूं मैं, इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत हद तक रिलैक्स हो चुका है। मैं केवल ये कह सकता हूं कि वो रिलैक्स हो सकता है, और कुछ नहीं कह सकता। अगर वो रिलैक्स हो गया, ग्रीन पट्टियां जल गई। अगर वो तनाव में है, तो ये लाल पट्टियां जलेंगी फिर, यानी उसका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा है, उसकी बॉडी में कहीं टेंशन है, वो सोच ज्यादा रहा है, ठीक है ना, किसी चीज में उलझ गया है, तो ये लाल पट्टियां जलती चली जाएंगी, इसका मतलब तनाव बहुत अधिक है उसको। अच्छा, इसके साथ साथ ग्रीन पट्टियां जलने के साथ साथ उसको एक आवाज भी सुनाई देगी, टोन। जब लाल बत्तियां जलेंगी तो टोन बड़ी फास्ट होगी और ऊंची होगी। टोन होगी टू 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 करके। और जैसे ही वो रिलैक्सेशन में जाता है, उसको टोन सुनाई देगी, टू टू टू। और जब पूरी ग्रीन लाइट जल जाएगी, तो वो टोन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, जैसे ये आप ग्राफ में देख सकते हैं। ये देखिए, टेंशन बढ़ रही है, और धीरे 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 क्या होगा, आगे जाकर ये लो हो जाएगी। तो ये क्या चीज है, इसको हम कहते हैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा टूल कि जो रियल टाइम में आपको अपने सटल रिस्पॉन्सेज, जिनको आप वैसे नहीं अनुभव कर सकते, एम्पलीफाइड फॉर्म में आपको प्रेजेंट करके सामने दे रहा है। इसे हम कहते हैं फीडबैक। तो हमारे जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है, हमारा तनाव है, सीक्रीशंस हैं बॉडी के अंदर होने वाली, जिनको हम वैसे नहीं अनुभव कर पाते, ये मशीन उसको एम्पलीफाइड फॉर्म में हमें सामने दिखा देती है। तो आपको क्या लगता है कि इसे देख करके नियंत्रित करना आसान हो जाएगा? यस सर। इसी तरह से आपने देखा होगा मैग्नेट वाली चप्पल, ये कनेक्ट होती हैं हमारे कंप्यूटर के साथ, उसमें पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्यक्ति का सामने आ जाता है। अब जैसे ये जुराबें हैं, इनके अंदर भी सेंसर्स लगे हुए हैं। हाथ हैं, ग्लव्स हैं, उनके अंदर भी सेंसर्स लगे हुए हैं। पल्स, ये पल्स मॉनिटर है, पल्स यहां से भी मेजर हो जाती है। पल्स आपकी थाई में भी होती है। बैक पेन, शोल्डर पेन के लिए यहाँ पर है। ये जो आपकी थेरेपेटिक चप्पलें होती हैं, ये दोनों टोन के माध्यम से। तो ये जो पांच इंद्रियां हैं हमारी, ठीक है ना, ये पांचों इंद्रियों के माध्यम से जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि श्रवण शक्ति कितनी है, आंखों की शक्ति कितनी है, टंग, टेस्ट, सलाइवा से भी हमें स्ट्रेस का पता लगता है, बहुत सारी बीमारियां सलाइवा से पता लग जाती है। तो ये जितनी भी सेंसेशंस हैं, इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से जब हम किसी पर्टिकुलर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, टेस्ट, स्क्रीनिंग को इन टूल्स के माध्यम से यूज करते हैं, तो हमें बहुत हद तक ऑब्जेक्टिव डाटा मिल जाता है। मैं आसन की बात कर रहा था कल आपको, ये आपका आसन सही है या गलत है, आप ये इमेज देख पा रहे हैं, कौन सा आसन है ये? भुजंगासन। भुजंगासन। भुजंग है, उत्कट है, और ये है वृक्षासन। आपको क्या लगता है, भुजंगासन जो है ये ठीक कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं। इसमें दोनों दोनों घुटने मिले हुए होने चाहिए क्या? ये एल्बो सीधी रहती है क्या?
नाभि जमीन पर सर होनी एल्बोज चाहिए। बैंड रहेंगी। नहीं, जब एल्बो बेंड ट्रेडिशनल रहेंगी। भुजंगासन करते हैं तो एल्बोज बैंड रहती है सर, हमारा पूरा प्रेशर बैक को बेंड करने और हाथों पर बिल्कुल नहीं होता। जैसे एक सांप और बिना हाथों के ऊपर उठता है, वैसे ही हमें बिना सपोर्ट के इसमें ऊपर उठने की कोशिश करनी है। चलो इसमें ठीक। सर इनका हाथ भी सीधा रहेगा। एल्बो हल्की सी बेंड रहती है, और मेरे हिसाब से आप यदि बिना प्रेशर के करना चाह रहे हैं तो आपकी नाभि जो है वो टिकी रहनी चाहिए जमीन पे। जी नाभि सर। पूरी पे रहेगी तो और हाथों यहां के तक बल। पहुंचने से पहले जो है हम बिल्डअप आसन करते हैं ना, कुछ आपने देखा होगा, हाथों को आगे की तरफ उठा लेते हैं पहले, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर फिर गर्दन नीचे करते हैं ना। पहले चेस्ट उठाते हैं, फिर गर्दन उठाते हैं, उसके बाद पूरी बॉडी उठाते हैं, धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं ना अपन लोग तो। इस आसन को एकदम से तो नहीं करते ना। तो ये जो बॉडी की अलाइनमेंट है, देख रहे हो आप, इसे हम कहते हैं नॉन इंट्रूसिव इंस्ट्रूमेंट्स। नॉन इंट्रूसिव का मतलब क्या है? शरीर में कुछ नहीं लगा हुआ, शरीर में कोई सेंसर नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। ये एक थर्मल इमेज है, एक रेडिएशन है जो कि एक दीवार से दूसरी दीवार में पहुंच रही है और बीच में बॉडी आ रही है। ये जो पर्टिकुलर लेजर है, ये एक स्टैंडर्डाइज लेजर है जो दूर से चेक कर रही है कि आपका पोस्चर ठीक है या नहीं। अब आप समझे मैं टेक्नोलॉजी की बात क्यों कर रहा था। ये देखिए, उष्ट्रासन है ना। तो जैसे ही आपकी हील उठेगी, हील नहीं उठनी चाहिए इसके अंदर, बॉडी आगे की तरफ भी बेंड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा बैठना रहता है। तो इमीडिएटली वो क्या करेगा, इसका एनालिसिस करके आपको दे देगा कि ये सही है या गलत है एल्बोमोल्ड। इसी तरह से ये वृक्षासन। मैं जो मैकेन जिस थेरेपी की बात कर रहा था, स्वामी कबुल्लानंद ने जो की थी, शिवानंद नहीं, स्वामी सॉरी, स्वामी कबुल्लानंदा जी ने एक मैकेनो योगिक थेरेपी डेवलप की थी 1926 में। ये देख रहे हैं, एक इस तरह का इंक्लाइंड बेंच उन्होंने बनाया था, इसका नाम रखा जीवन यंत्र। और इसके अंदर ये क्या करते थे, कुछ ऐसे प्राणायाम कराते थे उन लोगों को जिनके लंग्स वीक होते थे या हार्ट वगैरह वीक होता था, तो उनको वो इस पे लिटा करके ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कराया करते। दिस वाज अ मैकेनिकल एड बेसिकली। शीर्षासन और सर्वांग आसन की जो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ताकि उनको बेनिफिट मिले और इंक्लाइन डिक्लाइन पोजीशन के अंदर वो इसको कर सकें। इसका जो रिसर्च रेफरेंस है स्वामी कबुलानंद 1926 योग मीमांसा। आपको पता होगा, ये जो पुणे में सेंटर है, क्या नाम है उसका, कैवल्य धाम, कई बोलिएगा लोनावड़ा। लोनावला में है ना। लोनावड़ा में वहां है पर कैवल्य। एक, हाँ, एक जर्नल निकलता है योग मीमांसा। तो ये जो टूल्स का इस्तेमाल है, टेक्निक्स का इस्तेमाल है, चाहे वो बाहर से आए चाहे देशी हो या विदेशी हो, इसका इस्तेमाल शुरू से रहा है। थेरेपेटिक योगा में तो एटलीस्ट रहा ही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। इससे क्या होता है, आपकी रिसर्च इनोवेटिव बनती है, अच्छी बनती है, और सिंपल सा टूल है, देखो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। बीकेएस अयंगर की बात कर रहा हूं मैं, वो ब्लॉक्स, चेयर, स्ट्रैप्स, ब्लैंकेट्स अक्सर यूज करते हैं। और इनका जो यूएसपी था वो ये था कि यदि आप शरीर को रोग मुक्त करना चाहते हैं तो उसे पोचे की तरह निचोड़ दीजिए। शरीर का शोधन यदि आप करना चाहते हैं तो शरीर को इतना निचोड़िए, इतना निचोड़िए, जैसे पोचा निचोड़ते हैं ना अपन हाथ से, इतना निचोड़ते हैं कि आखिरी बूंद तक उसमें से निकल जाए पानी। ठीक इसी प्रकार से बीकेएस अयंगर का ये कहना था कि शरीर को इतना निचोड़िए कि आपके शरीर में जितने भी विजातीय द्रव्य हैं वो निकल के बाहर आ जाए, यूरिन के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, और पसीने के माध्यम से। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जब भी कोई मोटा व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसके शरीर में
फैट लॉस होता है, शरीर से फैट बाहर निकलता है ना। तो सबसे ज्यादा जो बॉडी फैट है वो किस माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है? जो भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, फैट लॉस हो रहा है, योगा कर रहा है, आसन कर रहा है, सूर्य नमस्कार, देना। बस के माध्यम से। स्वेटिंग। कैलोरी बर्न होती है। प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किस फॉर्म में। पसीने से। बेसिकली पसीना तो और फूड। ट्राइग्लिसराइड, बेसिक। पहले पसीना। स्वेटिंग। इन व्हाट फॉर्म? स्वेट, ओके, किसी ने बोला पसीना, ओके, एनीबडी एल्स? ब्रीदिंग के फॉर्म से। हाँ, ब्रीदिंग किसने बोला? बहुत पास है आप। ब्रीदिंग के अंदर कौन सी गैस है ऐसी जो निकलती है? मैक्सिमम फैट लॉस वहीं से हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यस। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, मोस्टली ऑक्सीजन एब्सोल्युटली। होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक बॉडी का जो फैट है वो मेटाबोलाइज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो हम बाहर छोड़ते हैं वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा लॉस बॉडी फैट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है। उस प्रोसेस पे मैं नहीं जा रहा हूँ कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न होते हैं, फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होके एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी में कन्वर्ट होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है ब्लड को प्योर कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट है। उस रूप में बॉडी का फैट सेल जितने भी हैं हमारे, फैटी चेन्स, फैटी एसिड्स, ये सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मैक्सिमम शरीर से बाहर जाता है। इस कंसेप्ट को भी बाद में समझेंगे, लेकिन लोगों को ना कंसेप्चुअल, देखिए मैं बार बार कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ। रिसर्च में आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बड़ा सही होना चाहिए। हम सबको पता है वजन कम होता है, नहीं होता है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, किस फॉर्म में बाहर जा रहा है, और कौन सी चीज ऐसी है जो किस में कन्वर्ट हो रही है। और फैट भी दो प्रकार का होता है, विसरल फैट और एडिपोज फैट। क्या फर्क है? दो तरह का फैट है, विसरल फैट है और एडिपोज टिश्यू, एडिपोज फैट है। स्किन के नीचे जो होता है, जो वाइटल ऑर्गन्स के आसपास है, वो विसरल है। वो बढ़ेगा तो वाइटल ऑर्गन्स पे दबाव पड़ेगा, तो उनकी फंक्शनिंग हिंडर होगी। होगी कि नहीं होगी? जो स्किन के नीचे फैट है वो बॉडी मूवमेंट को जो है रोकेगा। इसीलिए जो मोटे लोग हैं वो बैठ नहीं पाते। सबसे पहले हम कौन सा आसन कराते हैं मोटे लोगों को? मलासन कराते हैं ना। मलासन में बैठ ही नहीं पाते वो। जिस दिन वो मलासन में बैठना लगते हैं उस दिन उनका पेट साफ होने लग जाता है सबसे पहले। तो बॉडी फॉट फैट के मेटाबॉलिज्म को समझना जरूरी है, ट्राइग्लिसराइड के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तभी तो जाके हम बोल सकते हैं ना कि हमारे दिए गए योग को हमें ऐसे डिजाइन किया है जिससे कि उनके कोर मसल्स जो है वो एक्टिव होंगे। ट्राइग्लिसराइड का लेवल डाउन आया, ट्राइग्लिसराइड लेवल डाउन आने से उनकी बॉडी में मूवमेंट हुई, जिससे कि उनकी बॉडी को एक मैसेज गया, ब्रेन को एक मैसेज गया, बॉडी से ब्रेन की तरफ एक मैसेज गया, जिसको हम कहते हैं थ्रू सम स्टिमुलस। इम्पल्सेस होती हैं एक हमारी प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस होती हैं जो ब्रेन को मैसेज भेजती हैं, मसल से ब्रेन की तरफ मैसेज जाता है कि आई एम फीलिंग लाइटर, आई एम फीलिंग मोर एंड मोर हैप्पी। तो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करता है फिर ब्रेन। कौन कौन से हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करता है? सबसे इंपॉर्टेंट है डोपामाइन, सीरोटोनिन। डोपामाइन। डोपामाइन। सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। व्यायाम और से होने वाला, ध्यान रखना, व्यायाम से होने वाला हार्मोन। इंडोरफिन्स। यस, इट इज एंडोर्फिन्स एंड सीरोटोनिन। इन हॉर्मोन्स को भी रिलीज होने का ना एक सीक्वेंस होता है, ध्यान रखिएगा आप। चार तरह के हैप्पी हार्मोन है ना हमारे। ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन है, सीरोटोनिन है और डोपामीन है। ठीक है। जब आप कोई योगा का वीडियो देखते हैं, कोई एक्सरसाइज का वीडियो देखते हैं, तो सबसे पहले कौन सा हार्मोन रिलीज होता है आपके बॉडी में? एंडोर्फिन रिलीज होता है।
आप मोटिवेट हो जाते हैं ना देख करके, वाह क्या बढ़िया फिजिक है, वाह कितनी अच्छी शेप है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी करूं योगा। ठीक है। तो वो जो अंदर के अंदर एक जागृति पैदा होती है आपके कि देखो कितनी अच्छी बॉडी की शेप है, कितनी आसानी से देखो ये योग कर रहे हैं, कितनी आसानी से इन्होंने अपने जो है बैलेंस बना लिया होता है ना। फिर आप जिम की मेंबरशिप लेते हैं या योगा स्टूडियो जाने का प्रयास करते हैं, तो वहां रिलीज होता है आपका कौन सा, ऑक्सीटोसिन। फिर आप उसको एक्चुअली प्रैक्टिस करने लगते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपका रिलीज होता है डोपामिन। फिर आपको उसकी आदत पड़ जाती है ना, रह नहीं सकते ना बिना योग करे। होता है ना ऐसा, करना शुरू कर दिया तो योग के बिना रह नहीं सकते, रोज करना। तब आपका रिलीज होता है सीरोटोनिन। अब आप रह नहीं सकते बिना योग करे। क्यों? क्योंकि आपकी मसल मेमोरी में आ गया, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स में आ गया कि आज योग नहीं किया कुछ ना कुछ अधूरा है जीवन में। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिसर्च में आपको ये सारी चीजें डालनी हैं, और ये जो मैंने सीक्वेंस बताया है हर व्यक्ति ने अलग अलग सीक्वेंस बताया। कोई कहता है कि पहले ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, कोई कहता है बाद में एंडोर्फिन रिलीज होता है, डोपामिन लास्ट में रिलीज होता है। लेकिन इसकी थ्योरी, ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल कंसेप्ट को आपको समझना है कि ब्रेन कैसे मैसेज भेजता है बॉडी ब्रेन को, और ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, और फिर कहां पर जाकर वो कौन सी चीज ऐसी है जो शरीर में रिलीज होती है। साथ ही न्यूट्रिशन का भी गेम है, ध्यान रखिएगा, साइकोसोमेटिक सोमेटोसाइकिक दोनों। ये जो है मैंने आपको बताया, एक ऐसी रिसर्च है जिसको हम ना, देखो हम अपनी सारी रिसर्च को स्टडी करना पड़ता है, हमें अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। अब किसी ने ब्रेन पे रिसर्च की, उसने बोला कि जो एक व्यक्ति पॉस्चर और ब्रेथ कंट्रोल और मेडिटेशन, उसने रिसर्च ये की कि जो हमारा ब्रेन है उसके ऊपर तीनों में से सबसे अधिक प्रभाव किस चीज का पड़ता है। तो उन्होंने लेफ्ट हिप्पोकैम्पस को टेस्ट किया, राइट ऑक्सीपिटल, जितने भी लोब्स हैं हमारे, उन सारे चारों लोब्स को उन्होंने चेक किया और ये देखा कि आसन करते हैं तो 27% बदलाव आता है ब्रेन में। ब्रेन के कौन से रीजन में? हिपोकैम्पस में। 27% पॉजिटिव रिस्पॉन्स केवल आसन करने से। उसने कहा जब हम आसन और प्राणायाम दोनों करते हैं तो 42% चेंज आता है हिपोकैम्पस में। सिर्फ हिपोकैम्पस की बात आ रही। उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप को केवल आसन कराया, केवल आसन। दूसरे ग्रुप को आसन और प्राणायाम दोनों कराया, ब्रेथ कंट्रोल जिसकी मैं बात कर, ना सॉरी, आसन और मेडिटेशन, सॉरी ये मेडिटेशन है, आसन और मेडिटेशन दोनों कराया। तीसरे ग्रुप को उन्होंने कराया आसन और प्राणायाम दोनों। तो सबसे अधिक इफेक्ट किस में आया? जिस ग्रुप ने आसन भी किए और फिर उसके बाद मेडिटेशन की, यानी प्राणायाम नहीं किया, तो उन्होंने देखा 42% चेंज आया हिपोकैम्पस में। मैंने कहा था हिपोकैम्पस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये थिंकिंग, रीजनिंग, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ होता है, हमारे रिस्पॉन्स, रिएक्शंस, इमोशंस। फिर उन्होंने इसी तरह से ब्रेन के बाकी रीजन्स को देखा, क्योंकि हमारे जो चारों लोब है ना उनमें अलग अलग चीजें होती है ना। हमारे पैराइटल में अलग फंक्शन कंट्रोल होता है, स्पीच, कहीं पे विजन कंट्रोल होता है, कहीं पे हमारी थिंकिंग कंट्रोल होती है, कहीं पे किसी चीज का सेंटर है, हर एक सेंटर अलग अलग चारों लोब्स में है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो आ रहा है आसन प्लस मेडिटेशन में, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। अधिकतर जो रिस्पॉन्स बेटर आया है वो ब्रेन के ज्यादातर लोब्स के अंदर। यानी कि उन्होंने, ये जो रिसर्च ये बताती है कि प्राणायाम और आसन इतना इफेक्टिव नहीं है, ना ही प्राणायाम और मेडिटेशन इतनी इफेक्टिव। सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या बता रहे हैं? आसन और मेडिटेशन। प्राणायाम के अंदर उन्होंने देखा कि अब इस रिसर्च में कमी किस चीज की है। चलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ, इसमें रिसर्च में कुछ कमी नजर आ रही है आपको? ये तीनों चीजें भी तो करा सकता था सर। हाँ, यस। सबसे बड़ी कमी इसके अंदर ये है कि तीनों चीजों को क्यों नहीं कराया उसे। तीनों को करा के भी तो देख सकते थे ना।
आसन के बाद प्राणायाम कराते, फिर ध्यान करा लेते, क्या पता उसमें उनको और ज्यादा इम्पैक्ट आता और सभी लोग उसमें इम्पैक्ट आता। तो इसके रिसर्च के अंदर एक बड़ा जबरदस्त गैप आ गया है यहाँ पे। कौन सा गैप है अब ये? इसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड गैप। अभी जो मैंने गैप्स बताए थे, एविडेंस का मतलब काम तो किया है लेकिन डिजाइन ठीक नहीं, काम तो किया है लेकिन तीनों को नहीं लिया। एक ग्रुप ऐसा भी देख लेते, तीनों को ले लेते। तो गैप्स मिलेंगे आपको, सब जगह मिलेंगे, लेकिन कम से कम यहाँ ये पता लगता है कि इस व्यक्ति ने बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स का इस्तेमाल किया, बड़ी अच्छी डिजाइनिंग की है, ब्रेन मैपिंग की है यहाँ पे उसने, अच्छे टूल्स बनाए हैं, अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, लेकिन कंसेप्चुअल गलती है। ये वो रीजन्स हैं जिनको हम कहते हैं रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट। ROI का मतलब है रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट। ये जो ब्रेन देख रहे हैं सुपीरियर वाला, इसको आप बेसिकली यदि किसी आदमी को नीचे खड़ा कर देना और आप खुद पहली मंजिल पे खड़े हो जाएं तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो ब्रेन ऐसा दिखाई देगा। और ये जो इंफीरियर है, यदि आप नीचे खड़े हो जाएं और वो व्यक्ति ऊपर खड़ा हुआ है, मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, वो व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पे है, तो नीचे से ऊपर देखेंगे तो ब्रेन ऐसा दिखेगा। ये जो कलर है, आपने देखा होगा जैन योग में, इसमें जो जैन विश्व भारती से यदि किसी ने किया है तो वहां पर वो लेशिया ध्यान कराते, कलर थेरेपी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हमारी ब्रेन की स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। कराते हैं ना अपन लोग, अभय की प्रेक्षा, प्रेक्षा ध्यान आप लोगों ने शायद सुना हो। अभय की प्रेक्षा करनी है तो अनाहत केंद्र के ऊपर गुलाबी रंग का ध्यान करें, नीले रंग का ध्यान यहाँ करें, इन चक्रों पे करें, इस प्रकार से हम करते हैं। तो ये कलर थेरेपी को इन्होंने ब्रेन से जोड़ा है। तो जो भी वार्म कलर्स हैं, जैसे रेड है, ऑरेंज है, येलो है, इसका मतलब है ब्रेन अलर्ट है, एनर्जी लेवल ऑप्टिमम है, आप फोकस्ड हैं। अगर रेड, ऑरेंज और येलो कलर प्राप्त होता है मेडिटेशन ध्यान से या प्राणायाम से। यदि कूल कलर्स हैं, ब्लू, ग्रीन, सयान, पर्पल, इसका मतलब है आप काम है, स्टेबल है, और आपकी कंसंट्रेशन पावर बेटर है, आप एक्सेसिबल हैं, आप रिएक्टिव नहीं। आसनों के लिए कल मैं बता रहा था ना आपको कि कैसे पता लगता है कि आपका आसन सही है या गलत है। ये देख रहे हैं आप, योगीफाई, जैसे वाईफाई होता है ऐसे ही एक मैट आता है, इसको हम कहते हैं AI पावर्ड स्मार्ट फिटनेस योगा मैट। यदि आप इमेज देख पा रहे हैं तो मुझे बताइए क्या है इसके अंदर। ये बॉडी अलाइनमेंट चेक करता है आई थिंक कि आपका यस, नंबर ये 1, कौन सा यस। एरिया आपका ज्यादा इफेक्टिवली कार्य कर रहा है। हाँ, मैं कल प्रेशर की बात कर रहा था ना। अब जैसे मान लीजिए, ये कौन सा आसन कर रही है मुझे बताइए। मार्जरी आसन में से। मार्जरी की वेरिएशन नहीं। हाँ, मार्जरी की वेरिएशन है। है ना? तो आप देख रहे हैं कि जो हाथ इन्होंने मैट पे रखा हुआ है वहां एक गोला बन रहा है, जहां घुटना है इनका वहां एक गोला बन रहा है। तो योगा टीचर सबसे पहले तो ये देख सकता है कि इनकी बॉडी की अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वो ये भी देख सकता है कि ऑप्टिमम प्रेशर है कि नहीं मैट के ऊपर, कहीं ऐसा तो नहीं सारा वजन उनकी कलाई पे आ रहा है, या सारा वजन उनके घुटने पे ही है, पीछे की तरफ तो नहीं है वेट। और अगर 3 डायमेंशन में देखेंगे इसे तो उसको ये भी पता लग जाएगा कि हाथ बहुत अधिक ऊंचा तो नहीं है, गर्दन है कि नहीं ठीक से प्लेस्ड। जब इस पोजीशन को वो चेंज करेगा तो उसको ये पता लग जाएगा कि कहाँ पर कितना फोर्स रेजिस्टिव सेंसर्स प्रेशर ले रहे हैं। तो जो प्रेशर पॉइंट है और जो पोस्चरल अलाइनमेंट है उसको चेक करने के लिए हम इसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम। इसके माध्यम से हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं और अपने पेशेंट को या अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं। ये भी एक टूल है, $100 का टूल है। अमेरिकन डॉलर की बात कर रहा हूँ, एक अमेरिकन डॉलर 83। ये अमेरिका में बिक रहा है ये 8,300 रुपए का, भारत में तो ये मुश्किल से 3,000 रुपए का मिल जाता है। देखो, यूज करना है कि नहीं करना है वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ आपकी रिसर्च में यदि आप इस प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी रिसर्च थोड़ी सी इनोवेटिव बन जाती है। ठीक है, खर्चा जरूर है इसके अंदर, लेकिन ये एक आपको मैंने ऑप्शन दिया है। जी, कमलेश जी बताइए। सर कितनी परसेंट एक्यूरेसी है ऐसी चीजें हम अगर ये सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं तो।
हाँ, ये जो रिलायबिलिटी वैलिडिटी की बात है वो मैटर करती है बहुत ज्यादा। तो मैं वही कह रहा था, ये टूल आपको थोड़ा मदद करते हैं क्वांटिफाई करने में, अट्रैक्ट करने में, पॉपुलराइज करने में और असेस करने में। लेकिन जो एक अध्यापक की ऑब्जर्वेशन पावर होती है ना, उसका मुकाबला नहीं है कहीं पे भी। अब कितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, कितने स्मार्ट बोर्ड आ जाएं, क्या टीचर अपॉइंट होना बंद हो गए क्या? जो मजा चौक और बोर्ड में पढ़ाने का है आज भी, मैं तो कह रहा हूँ, जो जितने भी हमारे संत महान गुरु हुए हैं आज भी जब वो बोलते हैं तो हम सुनते हैं ना उनको। डॉक्टर हेगड़े को सुनते हैं आप जब बोलते हैं, वो तो कोई स्मार्ट बोर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, कोई टूल नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ऐसी हैं जो आपकी कही हुई बात को या दूसरे की समझने की क्षमता को सप्लीमेंट करते हैं, थोड़ा सा 30% बढ़ा देते हैं, बस इतना। इसको इतना ही लेके चलना। लेकिन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा आज की डेट में, क्योंकि सब चीज एविडेंस बेस्ड है आज देखो, हम क्योंकि एविडेंस नहीं रखते, हम अपने मॉडल्स नहीं अच्छे से तैयार करते, हमारा रिसर्च डिजाइन ठीक नहीं होता, इसीलिए विदेशी योग में शोध करके उसको ज्यादा आगे प्रमोट कर रहे हैं हमारे मुकाबले में। तो हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं ना, एक्चुअली हम टूल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। बस मेरा केवल इतना क्या है, एक ये रिसर्च हुई है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनर यूज किया गया, छात्रों को दिया गया और एक बेल्ट दी गई कि आप इस बेल्ट को पहनिए और योगा करिए। ये एक वेयरेबल टेक्नोलॉजी का और मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है। स्मार्ट बेल्ट कहते हैं इसको हम। ये जो स्मार्ट बेल्ट है ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को चेक करती है। सभी को ये दी गई, एक ग्रुप ऐसा लिया गया कंट्रोल ग्रुप जिसको कि केवल बेल्ट दी गई और उन्होंने उस 40 मिनट तक उस बेल्ट को पहन के रखा और जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज है वो की। दूसरा ग्रुप ऐसा जिन्होंने 45 मिनट तक योग किया और वो बेल्ट पहनी। और इस बेल्ट के माध्यम से, और उन्होंने जो इंटरवेंशन दिया उस योग का नाम था मनोशक्ति योगा। अब ये मुझे नहीं पता क्या होता है मनोशक्ति योगा, अगर किसी ने नाम सुना हो तो मुझे बताइए, ये कहाँ से आया, इसका क्या ओरिजिन। तो बेसिकली ये चेक करना चाहते थे कि जो ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनेयर है और जो बेल्ट है, क्या ये दोनों सही तरीके से और सेम तरीके से कार्य करते हैं या अलग तरीके से कार्य करते हैं। उद्देश्य ये था, क्या दोनों के दोनों इफेक्टिव हैं किसी व्यक्ति के तनाव को कम करने में, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करने में या नहीं। तो उन्होंने फिजियोलॉजिकल वेरिएबल लिया बेल्ट से और सेल्फ रिलेटेड लिया एंग्जाइटी से। क्योंकि सीधे सीधे तनाव को मेजर नहीं किया जा सकता ना, या तो क्वेश्चनेयर से मेजर करोगे आप या किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे तभी तो बता पाओगे। तो दोनों में से सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसकी है? अगर दोनों की एक्यूरेसी अच्छी है तो क्या दोनों के दोनों सेम लेवल के हैं, दोनों के दोनों सेम क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये उद्देश्य था। अब यहाँ भी लिमिटेशंस थी। वो अलग विषय है, लिमिटेशन डिलिमिटेशन सब जगह आएंगी, लेकिन प्रयास अच्छा है कि एक क्वेश्चनेयर भी ले लिया, सब्जेक्टिव हो गया, एक हमने टूल भी ले लिया, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मिक्स हो गए, मिक्स्ड मेथड्स ऑफ रिसर्च हो गए। दोनों टूल्स की वैलिडिटी रिलायबिलिटी भी चेक हो गई, कंपैरिजन भी हो गया और लोगों को ये भी ज्ञान हो गया कि जब हम सेल्फ रिपोर्ट करते हैं और साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। क्योंकि टूल जो है हार्ट रेट मॉनिटर बेल्ट, वो ये बता देगी कि सचमुच में आपका तनाव कम हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चनर ये बता देगा कि आपने सही तरीके से उत्तर दिए थे कि नहीं दिए थे। दोनों क्रॉस चेक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यदि सही उत्तर दिए हैं तो तनाव कम होगा, यदि गलत उत्तर दिए हैं तो तनाव नहीं कम होगा। चलिए क्वेश्चनर पे चलें, क्वेश्चंस करें, एमसीक्यू रेडी। जो मैं बात कर रहा हूं जिस दिन, वो उन्हीं पर आधारित प्रश्न होंगे, ध्यान रखिए। शुरू करें। जी सर।
जी सर। ओके, पहला प्रश्न, कौन सा मेथोडोलॉजिकल गैप है जो कि योगा आरसीटी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में आसन और प्राणायाम जहां पर इन्वॉल्व है, कॉमन इशू है, आसन और प्राणायाम जहां प्रयोग होते हैं? सर ऑप्शन बी। यू जस्ट हैव टू राइट डाउन, बाद में मैं आपको आंसर दूंगा। 10 प्रश्न है, 13 प्रश्न है वैसे, आज कुछ ब्रेन से रिलेटेड नहीं। आगे चले। करेक्ट आंसर इज बी। आंसर बताना नहीं है, जस्ट नोट डाउन, बाद में देखेंगे, हर एक इंडिविजुअल का स्कोर चेक कर लें। डिफिकल्टी इन ब्लाइंडिंग पार्टिसिपेंट्स एंड रिसर्चेस। What is next question? What is a frequently cited limitation regarding adherence in yoga RCTs? Adherence समझते हैं? एक व्यक्ति योग शुरू करता है और वो योग करता ही रहे, छोड़े ना, उसको हम कहते हैं adherence. Answer to this question is B. एक व्यक्ति लगातार योग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको भी तो चेक करना है ना हमने। आपने कह दिया 2 दिन मैं क्लास लूंगा, बाकी 4 दिन आप घर में करेंगे, ऐसे नहीं होता। रेयरली मॉनिटर होती है ये रिसर्चेस में, अक्सर, और गलत तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। अलग अलग योग के पद्धतियों से आते हैं लोग। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। इंस्ट्रक्टर credentials एंड ट्रेनिंग क्वालिटी आर इनकंसिस्टेंट। सबकी अलग अलग ट्रेनिंग है, अलग अलग सोच है, अलग अलग अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगा की आरसीटीज में कंट्रोल ग्रुप को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is a common shortcoming regarding the measurement of mindfulness in asana and pranayama studies? Mindfulness.
आंसर इज सी। माइंडफुलनेस को नापना बहुत मुश्किल कार्य है। 6th क्वेश्चन। छोटा सैंपल का साइज यानी कम लोगों पे की गए शोध क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? आंसर इज ए। 7th क्वेश्चन। व्हाट इज अ लिमिटेशन रिलेटेड टू द असेसमेंट ऑफ होम प्रैक्टिस इन योगा स्टडीज? जैसे मैंने बताया ना, हम अक्सर कह देते हैं कि आपने यहाँ सीख लिया, आप जाइए और सैटरडे संडे में अपने घर पर अभ्यास करिए। आंसर इज बी। वेरिएबिलिटी इज अनसुपरवाइज्ड होम प्रैक्टिस। इन अनसुपरवाइज्ड होम प्रैक्टिस इज रेयरली कंट्रोल्ड। 8वां प्रश्न। कौन सा योग का ऐसा एस्पेक्ट है जो इंटरवेंशन स्टडीज में अक्सर नेग्लेक्ट हो जाता, अक्सर छूट जाता? आंसर इज सी। एथिकल एंड फिलोसॉफिकल कंपोनेंट्स अक्सर छूट जाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन। 'आंसर इज बी। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वैलिडेटेड आउटकम मेजर्स। 10th क्वेश्चन। आंसर इज बी। ए मोटिवेशन कैन हिंडर पार्टिसिपेशन, क्रिएटिंग a catch-22. All right, so far so good. May I know your responses, please? 9 questions। प्राजक्ता। 9 सही हैं, बहुत बढ़िया कंचन, बहुत बढ़िया। ऑल करेक्ट पुलकित, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। 7 विकास जी, बहुत अच्छे। 2 रॉन्ग। 8 क्वेश्चंस कमलेश जी, बहुत बढ़िया। किरण, धर्म ठाकुर जी 7 7, महेश जी 7, बहुत अच्छे।
बहुत ही बढ़िया। वेरी नाइस। दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दीज आर नॉट इजी क्वेश्चंस। स्मिता जी 8, वेरी नाइस। यूजीसी नेट का एग्जाम हिंदी में भी आता है क्या? हिंदी में भी दे सकते, दोनों हाँ ऑप्शन सर। है। वेरी नाइस। ठीक है, तो समय हो चुका है, इसलिए मैं बहुत अधिक नहीं बढ़ा रहा हूँ। आगे 3 प्रश्न कर ले लेंगे, जो ब्रेन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हैं। पहले ब्रेन को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर उस पर काम करेंगे, ब्रेन माइंड ये सब चीजें। यस, नाउ द हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन। Yes, please. If you have any queries, then please let me know. If you have any experience to share, if you don't agree with something, then please go ahead. Sir, in MCQ, you mentioned ethical and philosophical frameworks are necessary to incorporate in research perspective. So, while we are doing an empirical research, how we can incorporate the philosophical aspect in it? नहीं, मैं तो मिक्स्ड मेथड्स की बात कर रहा हूँ। जहां पर भी हम इसका कंपोनेंट चाहे पार्शियल ले रहे हैं चाहे कंप्लीट फॉर्म में ले रहे हैं, इट शुड बी conceptually and theoretically very well explained. You're talking about philosophical research? Hello. No, sir. Like any yoga practice which is backed by its philosophy, तो empirical में उसको incorporation कैसे कर सकते हैं basically? उसको हम कर सकते हैं एम्पेरिकल में थ्रू इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर्स, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। 3 तरह के होते हैं ना, ऑब्जर्वेशंस एंड सेल्फ एक्सपीरियंसेस एंड सेल्फ रिपोर्टेड, सेल्फ रिपोर्ट्स। उनको नोट कर सकते हैं आप। कुछ रूब्रिक्स होते हैं, उसको साथ साथ नोट कर सकते हैं, और बाद में उनको मॉडल करना पड़ता है कि अगर उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है तो मैं उसको 10 में से 6 नंबर दूं। जैसे मान लीजिए आपने उनसे पूछा कि आपने आसन किया, आपको कैसा अनुभव हुआ। यदि वो व्यक्ति अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहा है और आप उसको थोड़ा असिस्ट कर रहे हैं, उसने बोला मेरे को बड़ा माइंडफुल फील हुआ, नंबर 1 माइंडफुल नोट कर लीजिए। नंबर 2, मुझे बहुत रिलैक्स अनुभव हुआ। नंबर थ्री, अरे सर, मैं पहले तो जाग रहा था, फिर करते करते मैं सो गया। तो यहाँ क्या हुआ, 2 तो नंबर आपने उसके दे दिए उसको, लेकिन आपने उसको ग्रेडेशन माइंडफुलनेस की सबसे ज्यादा दे रखी है 10 में। मान लीजिए 3 3 नंबर, 6 नंबर हो गए। अगर वो मेडिटेशन आधे टाइम करा और बाकी टाइम वो सो गया, तो आप उसके उस मार्क्स को अकॉर्डिंगली वेटेज दे सकते हैं कि अगर वो कर रहा था, फोकस था, लेकिन उसको नींद आ गई, राइट, इसका मतलब वो अलर्ट नहीं था, किसी वजह से उसको नींद आ गई, एकदम से मेलेटोनिन सिक्रीशन बढ़ गया, तो हम उसको 8 नंबर दे देंगे। तो उसको क्वांटिफाई कर दिया ना हमने। लेकिन 8 नंबर का मतलब क्या है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हम बच्चे की रिपोर्ट बनाते हैं ना, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, आप में से कोई है टीचर्स? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है जब बच्चे का, कैसे होता है वो? हर बच्चे के लिए हमने 3 4 लाइन लिखना होता है ना। ये बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा है, ये खेल में भी अच्छा है, क्लास में शरारत थोड़ी अधिक करता है, यदि इसको मैथमेटिक्स में अच्छा है, कुछ चीजें समझ जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा और एफर्ट करे तो ये बच्चा इंप्रूव हो सकता है। तो इसी ऐसे बच्चे को हम क्या ग्रेड दे देते हैं, हम कह देते हैं ये बच्चा B++ है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। उसके फिर हम क्या करते हैं, CGPA में भी कन्वर्ट करते हैं उसको। जैसे करिकुलम बनाते हैं हम लोग, तो वहां पर हम ग्रेडिंग देते हैं ना, नंबर ऑफ आर्म्स, क्रेडिट्स। सेम इसी तरह से यहाँ भी स्कोरिंग है।
क्रेडिट्स हैं, एम्पिरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा फिर वो डाटा, जो थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन से, इंटरव्यूज से। अब मान लीजिए कोई बच्चा बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, लेकिन उसके अंदर इच्छा बहुत है करने की, आसन नहीं कर पा रहा, लेकिन वो बहुत मोटिवेटेड है, करना चाहता है, तो हम ये बोलेंगे कि अभी उसकी क्षमता नहीं है आसन को करने की, थोड़ा चंचल अधिक है, शरारती है, लोगों को तंग करता है, लेकिन उसकी इस एनर्जी को बहुत अच्छे से चैनलाइज किया जा सकता है, तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। एंथुजियाज्म अच्छा है। अगर एक ऐसा बच्चा है कि जो कर करना तो चाहता है, कर नहीं पा रहा है, लेकिन रेगुलर बहुत है, पंक्चुअल बहुत है, तो ये जितने भी रूब्रिक्स है ना, छोटे 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 छोटे, इन सबको हम नोट करके, ग्रेडिंग दे करके, फिर हम 2 3 4 लाइनों की एक जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट दे सकते हैं। ये जितनी भी डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट आसन करते समय आपने नोट की है, लोगों ने आपको बताई है, ये सारी की सारी आपकी रिसर्च में लिखी जाएगी, ये कंपाइल होती है सारी की सारी, कि कितने परसेंट लोग ऐसे थे जिनको इस रूब्रिक्स में 10 में से 8 मिले, कितने परसेंट ऐसे लोग थे जिनको 10 में से 6 नंबर मिले, कितने लोग ऐसे थे जो 4 से नीचे रहे, क्योंकि ये सारा का सारा स्कोर क्वालिटेटिव है, जो उन्होंने सर बताया, हमने समझा, ऑब्जर्व किया। सर इसमें एक इशू मेरे को फेस हुआ था कि जब हम ऐसी क्वालिटेटिव और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का रिसर्च को मतलब फॉर्मेट को यूज करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, तो आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ सैंपल मेरे को एक नया पैरामीटर निकल के आता है। अब वो पैरामीटर मैंने इस पॉइंट ऑनवर्ड्स बाकी सारे आगे नए आने वाले लोगों पे तो उनको इंक्वायरी में पूछ सकता हूँ, बट पीछे वालों को मैं अलग से री इंटरव्यू करके पूछूं, या एंड एट व्हाट पॉइंट आई रिकॉग्नाइज कि ओके दिस मच इज द ओनली डाटा दैट आई नीड, इसके बाद मुझे रुक जाना है या फिर मुझे अभी और एक्सप्लोर करना है? हाँ, तो उसको रिकमेंडेशंस में डालिए पुलकित, कि मैंने ये चीज मिस कर दी, भविष्य में होने वाली रिकमेंडेशंस लिखते हैं ना अपन लोग कंक्लूजन के बाद, कि भविष्य में होने वाले शोध में ध्यान रखा जाए कि उन लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू डिस्कम्फर्ट ऑफ देयर यूनिफॉर्म ड्रेस वेन्यू। भाई ये भी तो डिस्कम्फर्ट्स हैं, कुछ लोग ऐसी भी फीडबैक दे सकते हैं आपको अनोनमस, कि भाई वहाँ गर्मी बहुत थी, या वहाँ मच्छर बहुत था, या वहाँ मैट ठीक नहीं था, या वहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं थी, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं हमारी, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोग ये भी बात कर लेंगे कभी। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसको रिपोर्ट कर दीजिए कि फ्यूचर रिकमेंडेशंस में ये कहा जाता है, ये देखा जाए जरूर कि व्यक्ति के पर्सनल एक्सपीरियंसेस आसन को करने के, प्राणायाम को करने के अलग है, उसकी रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी वो अलग विषय है, लेकिन वहां पर जो हाइजीन है, वहां की जो एम्बियंस है, आपका एटीट्यूड है, पानी पीने की सुविधाएं हैं, इत्यादि इत्यादि, या उस व्यक्ति की पर्सनल मेडिकल कंडीशन हो सकता है, उसे कोई कोमॉर्बिडिटी हो, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा हो। कई बार लोग इस वजह से भी नहीं आते कि लोग ये कहेंगे कि ये बार बार उठ के बाथरूम क्यों जा रहा है। सो दीज आर ऑल एक्सपीरियंसेस, दे नीड टू बी रिपोर्टेड। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मैं स्मिता, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ सर? जी स्मिता जी। हम्म, मेरा अभी अभी फरवरी में पीएचडी का एनरोलमेंट हुआ है। तो मैं कर्मयोग के ऊपर, मतलब कर्मयोग का एडल्सन के ऊपर इफेक्ट जो होता है उसका थेरेटिकली ये करना चाहती थी, मतलब थीसिस के लिए, रिसर्च के लिए लेना चाहती थी सब्जेक्ट। लेकिन मेरा मेन प्रॉब्लम लिटरेचर रिव्यू में आ रहा है कि खाली गीता और विवेकानंद जी का ही मुझे एंशियंट लिटरेचर मिल रहा है। तो अभी मुझे कुछ टीचर्स ने सजेस्ट किया है कि थेरेटिकली लेने से अच्छा है कि आप एक्सपेरिमेंटल करो। लेकिन हाँ, एक्सपेरिमेंटल में कर्मयोग का सर एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे फिर हम लोग? नहीं, कर्म योग का सीधे नहीं कर सकते, लेकिन कर्म योग से क्या समझते हैं आप? मेरा कंसेप्ट मैंने अभी जो बोला था ना कि अभी श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है ना, हाँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, योगस्य कर्मसु कौशलम, कौशल, योगः या, कर्मसु कौशलम, यस। कर्म की कुशलता ही योग है। तो आप योग के स्किल एस्पेक्ट को लेके चलिए स्मिता जी, ओके। योगा स्किल इंडिया में भी तो है।
हाँ, स्किल इंडिया में है योगा। स्किल इंडिया में योग का सिलेबस देखा आपने? हम्म, वो क्या भी देखती हूँ सर, मतलब मैंने सुना था खाली उस स्किल इंडिया के बारे में, लेकिन उसके अंदर योग सिलेबस। कम है, उसके अंदर जो है बाकी चीजें बहुत ज्यादा है। योग का कंपोनेंट तो सिर्फ 30% है। 30% आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए योगा टीचर की, वो है। 30% मल्टीटास्किंग कैसे करता है योगा टीचर, वो है। योग तो केवल 30%, 40% है उसके अंदर। बहुत कम योग है उसके अंदर, क्योंकि वो स्किल पार्ट है। ऐसी कौन सी स्किल हैं जो योगा टीचर्स में अक्सर नहीं पाए जाते हैं? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ये रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। जी, कोई भी बता सकता मतलब पंक्चुअलिटी तो होती है सर योग टीचर में। है। नहीं, जो और नहीं होते, कौन कौन अच्छा। सी अक्सर कमियां देखी जाती हैं योगा क्लास में? चलिए योगा क्लास में देखिए आप। योगा सेशन आप कंडक्ट करते हैं, योगा क्लास आप करते होंगे। हाँ जी। एनीवन? कोई कमी नहीं है? पक्षपात की बात कर रहे थे यहाँ। बहुत बायस्ड हो जाते हैं। बाइस्ड? विकास जी, आ, मतलब आप कहना चाह रहे हैं मेल्स हैं तो फीमेल्स की तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं, नहीं नहीं, ऐसा? उनके उनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना कि वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, सो दे हाँ, यस। फ्रॉम स्टूडेंट्स। So they actually focus more on perfection, you would say, ऐसा? या एब्सोल्युट। They go for perfection too soon, too soon. Okay, okay. तो मैम आप एक काम कर सकती हैं स्मिता जी, ये जो योगा स्किल के सिलेबस बने हुए हैं ना, ये न्योस का भी है, वाईसीबी का भी है, और स्किल इंडिया का भी है। इन तीनों सिलेबस का क्रिटिकल इवेल्युएशन करिए ना। ओके। मैंने इनके सिलेबस देखे हुए वाईसीबी का तो देखा है, मतलब वाईसीबी का एग्जाम भी, सर्टिफिकेशन भी मैंने किया हुआ है। तो वाईसीबी के सिलेबस से मैं यूज टू हूँ। लेकिन स्किल इंडिया का और आपने और एक बोला था हैं। सर। न्योस, न्योस। ओके। हम्म। यदि आप स्किल रिलेटेड कोर्सेज को इवेल्युएट करेंगे ना पूरे भारत में, हम्म। अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग बोर्ड में, तो आप पाएंगे बहुत फर्क है। एक जो वाईसीबी सर्टिफाइड व्यक्ति 3 लेवल का है, कोई जरूरी नहीं है कि वो जब डिलीवरी करेगा तो आउटकम सेम होगी, वही होगी जो हम डिजायर कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि हर तरह के सिलेबस की, कोर्स की अपनी एक फिलॉसफी होती है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, डिलीवरी डिफरेंट होती है, और आउटकम्स जो है उस पे कई बार कंट्रोल नहीं हो पाता। तो सारे देश में एक जैसा योग का सिलेबस क्यों नहीं बनाया जाता? मैं आपके लिए रिसर्च क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ, और एक ऐसा ऐसा सिलेबस बनाइए स्मिता मैम, जिससे कि सब लोग कहें कि हाँ, इस तरह से अगर सिलेबस बनाया जाए, इस तरह से क्रेडिट स्कोरिंग दी जाए, इस तरह से उसकी ड्यूरेशन हो यदि, तो सबसे अच्छा रहेगा। तीनों सिलेबस का निचोड़ निकालिए और अपना एक मॉडल बना के दे दीजिए, रिसर्च होगी। मैं कहूंगा इससे बढ़िया कर्म तो कोई है ही नहीं, इससे बढ़िया कर्म योग कोई भी नहीं है। क्योंकि सब अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली बजाए जा रहे हैं, इस पे काम नहीं हुआ। और कोई भी मैं वही। सिलेबस इंक्लूसिव नहीं है, मैं आपको बताऊं दूसरा टॉपिक। कोई भी सिलेबस इंक्लूसिव नहीं है, सब लोगों ने हेल्दी पॉपुलेशन के लिए सिलेबस बनाए हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसकी लोअर बॉडी नहीं है, या उसका हाथ नहीं है, उसको कैसे कराओगे आप भुजंगासन?
पश्चिमोत्तानासन कैसे कराओगे उसको? वहां तो बैलेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति का अगर हाथ नहीं है, उसको आप आसन कराने लगोगे तो उसका तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरी, उसका बैलेंस का बहुत बड़ा इशू होता है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पे सिलेबस बनाए ही नहीं है। पैरा स्पोर्ट्स पे काम नहीं हुआ है, पैरा एथलीट्स पे, पैरा योगा पे काम नहीं हुआ है। बहुत सारे ओपन है आपके लिए। कर्मसु कौशलम को मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि कर्म योग करना है तो ऐसा योग करिए, ऐसी शोध करिए कि जो दुनिया माने जाने कि हाँ मैम ने काम किया था, और इस तरह का एक समस्या का समाधान उन्होंने दिया हमको। और फिर उसके अंदर संदर्भ ग्रंथ, मैं तो कहता हूँ श्रीमद् भगवत गीता से अच्छा हो ही नहीं सकता। हाँ, एक नहीं, श्लोक भगवत बता रहा हूँ, गीता। बहुत सारे। हाँ, भगवत गीता ही मेरे इसमें थी। लेकिन मेरा पहले ये था कि जो स्टूडेंट है अभी आज के जनरेशन के, वो राइट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं, ना कि ड्यूटीज के बारे में। तो उनको ड्यूटीज जो है वो बचपन से अगर हम लोग सिखाए जाए ना, तो ये जो हम लोग आजू बाजू में जो मतलब सोसाइटी में देखते हैं ना, हर एक इसके लिए आजकल आंदोलन होता है, कोई जाम होता है, वहां पे मोस्टली ज्यादातर जो है इंजर्ड होते हैं या शामिल होते हैं तो यंगस्टर होते हैं सर। उनके ऊपर पुलिस केस चलता है तो उनका पूरा करियर खराब हो जाता है। फिर उसको बाद में पता चलता है कि हम लोगों ने ये पॉलिटिक्स के चक्कर में अपना पूरा करियर जो है खराब कर लिया है। तब चलिए तक मान लीजिए स्मिता जी, आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूँ। आपने कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिक्स या बच्चों के अंदर जो एक संस्कार है उनकी प्रॉब्लम चल रही है। चार वेद है हमारे। कौन सा वेद ऐसा है जिसको संदर्भ ग्रंथ बनाया जा सकता है कि जिससे हम बच्चों के बीच में योग के माध्यम से, वेद के माध्यम से, वैदिक शिक्षा एवं योग के माध्यम से उनके भीतर एक सिविक सेंस को डेवलप कर सकते हैं? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिविक सेंस? हाँ सर। कौन से वेद में है बताइए मुझे? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद? सामाजिक ताने बाने को लेकर कौन से वेद में कहा गया है? समाज शास्त्र। अथर्व। करेक्ट। तो वैदिक शिक्षा, वैदिक संस्कृति एवं योग का जनरेशन जी के ऊपर प्रभाव एवं उसका योग के साथ परस्पर संबंध, ये एक विषय हो सकता है। लेकिन ये काफी हद तक क्वालिटेटिव हो जाएगा। इसको हम मिक्स्ड मेथड में तब ला सकते हैं जब हम लोगों के विचार इससे एकत्रित करें। उन विचारों को एकत्रित करने के लिए जो क्वेश्चनर है उसको हम एक एक्सपर्ट्स को दें, और एक्सपर्ट का पैनल 5 लोगों का ऐसा होना चाहिए कि जो योग शास्त्र के ज्ञाता हों, जो पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता हों, जो योगिक साइंस को भी समझते हों और सोशल साइंस को भी समझते हों और ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में भी जिनको ज्ञान हो। अपने क्वेश्चनर को वैलिडेट कराइए उनसे, और उस क्वेश्चनर को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। उसके बाद लोगों की ऑब्जर्वेशन नोट करिए। 3 भाग में विभाजित करिए इसको, क्वांटिटेटिव या एम्पेरिकल बनाना है तो। एक लीजिए जनरेशन एक्स क्या सोचती है, दूसरा जनरेशन वाई क्या सोचती है, और जनरेशन सी क्या सोचती है। आपको मालूम है तीनों जनरेशन कौन कौन सी होती है? गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। जो 2012 से लेकर के 1997 के बीच में पैदा हुए हैं वो जनरेशन जी है। उससे पहले जो हुए हैं वो एक्स है। 12 के बाद वाले सारे अल्फा है। तो एक जनरेशन का भी आप स्टडी कर सकती हैं, क्रॉस कल्चरल एथनिक रिसर्च भी कर सकती हैं आप। एथनिक रिसर्च समझते हैं? एथनिक रिसर्च का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर जाति के लोग किसी योग की विषय वस्तु से क्या समझते हैं, वो होती है एथनिक। हालांकि इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम एक एथनिक स्टडी ऐसे नहीं कर सकते जिससे कि कल हमको कुछ बवाल ही खड़ा हो जाए।
लेकिन एथनिक रिसर्च ना कम्युनिटीज पे होती है, जैसे गुजराती कम्युनिटी हम काम कर सकते हैं। अब गुजराती कम्युनिटी का मतलब ये नहीं है कि वहां पे हिंदू मुसलमान सिख या ईसाई। गुजराती मतलब गुजराती, गुजरात का रहने वाला, है ना। मराठी, मराठी कम्युनिटी। तीसरी हम ले सकते हैं ऐसे लोग द्राविड़ हैं, जैसे साउथ सदर्न, है ना, आर्यन रेस। तो रेसेस पे, कम्युनिटीज पे, सोच पे। अब जैसे आर्य लिखते हैं कुछ लोग, जैन हैं, इनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, योग का कंपोनेंट कितना है उसको स्टडी कर सकते हैं। और इन तीनों चारों कम्युनिटीज के लोग क्या सोचते हैं योग के बारे में, योग के प्रति उनका क्या एटीट्यूड है। कुछ लोग योग को रिलीजन मानते हैं, कुछ लोग योग को जीने की पद्धति मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं योग जो है वो एक पर्टिकुलर शास्त्र से जुड़ा हुआ ही है, इसकी इतनी लिमिटेशंस है नहीं है। वो सारा डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको वैलिडेट करना पड़ेगा अपना क्वेश्चन है अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। तो मैं अभी ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस पे आया नहीं हूं। तो कुछ क्वालिटेटिव और कुछ क्वांटिटेटिव स्टडीज को शॉर्टलिस्ट करेंगे, उन पे आप काम कर सकते हैं, और नेक्स्ट मेथड पे भविष्य में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप जुड़े रहेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। देखिए, रिसर्च सीखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसको छोड़ना मत। थैंक यू सर। ठीक है जी, समाप्त करें, आज थोड़ी क्लास ज्यादा बड़ी हो। हमें तो सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है सर। ऐसा लग रहा है जैसे बस आप बोलते रहे और आराम से। हमारे यहाँ तो इस समय तकरीबन 11:30 12 बजने वाला है, बट स्टिल लग रहा है कि जैसे सुनते रहे। बड़ा अलौकिक है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने काफी समय दिया। हम वापस फिर से कल अपने इसी समय पे मिल। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ कंचन जी कराएंगे आप? आंखें धीरे से बंद करेंगे। एक ओंकार, एक बार, और फिर शांति मंत्र। लंबी गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे, फिर से सांस लेंगे। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः सुखमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे, धीरे धीरे चेहरे के ऊपर रखते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हरिओम, प्रणाम सभी। हरिओम सर, धन्यवाद। करेंगे पहले सर चले जाएं उसके बाद ही, ठीक है।